मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। क्या मोहब्बत हुई नहीं हुई? दिल टूटा इस वजह से शायर नहीं बना। दिल जुड़ा? हाँ, दिल जुड़ा है। आप अक्सर कहते हैं कि मैं मोहब्बत, जुल्फ, हुस्न, चांद, गुलाब, आईना इन सब का शायर नहीं हूँ, मैं तो गरीब गुरबों की व्यथा कहता हूँ अपनी शायरी में। अक्सर जब भी प्रियंका जी से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो उन्होंने हमेशा एक बात कही कि मंच मत छोड़ना। जब एक तरह से नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था और महाराष्ट्र से आपको राज्यसभा का सांसद बनाया गया, उस समय कई बड़े नेता थे। बदलाव होता है हर पार्टी में, एक पीढ़ी बदलती है, तो मुझे उसके ही एक सूत्रधार के तौर पे देखें आप। एक आम भारतीय और एक आम मुसलमान में क्या अंतर पाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी? ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सबके खाक में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। राहुल गांधी कहाँ से लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी कहाँ से लड़ रही हैं? देखिए, ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की फजाओं में तैर रहा है। राहुल गांधी कभी शायरी करते, आपने उनको सिखाने की कोशिश नहीं करी या उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं करी? हम एक भारत जोड़ो मुशायरा प्लान कर रहे हैं, उसमें राहुल जी को बिठाऊंगा। राहुल गांधी से मिलने से पहले परसेप्शन कुछ और था। बहुत सारे सवाल थे, भ्रांतियां थी और खराब भी सवाल थे। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और उन्होंने मुझे मुतमईन किया। आपके साहित्य को लेकर के भी ये कहा जाता है, कभी कभी कम्युनल शायर का जो टैग लग जाता है आपके ऊपर। अहमद फरहाद का एक शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, जबान दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। तो इमरान की नज़र में मोहब्बत क्या है? ज्यादातर शायर गजल के शेर कहते हैं और गजल का मतलब ही है हिंदुस्तान में महबूबा से गुफ्तगू करना। पढ़ते पढ़ते रोए तो वो जो आंसू बहते थे लगता था मोहब्बत झर रही है। दरार है इन दोनों हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, जो आज से 10, 15, 20 साल पहले नहीं थी, वहाँ पर वो तेजी से बढ़ रही है। हल्द्वानी में ये कहा जा रहा है ना कि 50,000 मुसलमानों को उजाड़ने की बात है। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि 50,000 इंसानों को उजाड़ने की बात है। कांग्रेस पार्टी 14 टीवी एंकर्स पर बैन लगाकर कौन से अधिकार की रक्षा कर रही है? देखिए, अब मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, चूंकि मेरे सामने कई सारे दर्जनों पत्रकार बैठे हैं। बीजेपी बड़ी इसको अपनी वाहवाही में लेती है कि हमने वो जालीदार टोपी पहनना बंद करा दिया नेताओं का। जालीदार टोपी पहने हुए विदेश से आए हुए मोहम्मद बिन सलमान को तो ऐसी गलबहियां करेंगे कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं, ऐसा लगेगा कि दो बिछड़े हुए भाई हों। खरगे जी लड़ रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कौन नहीं चाहेगा कि वो आए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में अजय राय जी, बड़ा भौकाल टाइट है उनका, 250-300 गाड़ियों काफिला लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बिना भौकाल के चलेंगे तो आपको देखेगा कौन? मतलब भौकाल बहुत जरूरी है, जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं। क्या करूँ, मजबूरियाँ हैं, गाँव से आया हूँ मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूँ तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूँ मैं। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस खास शो में मंच पर आपका इस्तकबाल करता हूं। अक्सर मंच पर हम जब बुलाते हैं तो हमारे जो मंचासीन अतिथि होते हैं उनसे हम खास बातचीत करते हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि मंच पर खूब सारी यलगार देने वाले और एक साथ कहूँ तो मंच के खास व्यक्ति हमारे साथ हैं। हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं। आप कांग्रेस से राज्यसभा में सांसद हैं और शायर हैं, मतलब पहली पहचान आपकी शायर की है। और मैं शायरी के अंदाज से ही शुरू करता हूं, आपसे ही शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हमें अपने बचपने में ले जाएं और आप बताएं कि आपकी जवानी और उसके बाद राजनीति किस तरफ आई। मतलब मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ जर्नी हमें बताएं। देखिए, मैं प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव से निकल कर के आया हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई हुई और इलाहाबाद आने के बाद जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ज़रिए जो हम राजनीति सीखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ से देश की सियासत के बहुत बड़े बड़े लोग, साहित्य के बहुत बड़े बड़े लोग निकले, तो उस दुनिया ने थोड़ा बहुत जो सिखाया उसको ले कर के मैं कवि सम्मेलन और मुशायरों की दुनिया में सफ़र करता रहा। और फिर 2018 में राहुल जी से मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात के बाद मुझे लगा कि सियासत में आना चाहिए और उनके न्योते पर, उनके बुलावे पर राजनीति में आया और आज अपनी जिम्मेदारी जो पार्टी ने दी है बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन के वो निभा रहा हूँ संगठन की जिम्मेदारी।
फिर पार्टी ने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है तो उसे निभा रहा हूँ। तो एक गांव के आम लड़के का जो सफ़र हो सकता है, मेरा ख्याल है कि वैसा ही मेरा सफ़र है। शाहिद जमाल का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूँ मैं, क्या करूँ मजबूरियाँ हैं गांव से आया हूँ मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूँ तेरा ज़र्फ़, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूँ मैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ सोच करके या प्लान करके सियासत की दुनिया में आया। ज़िंदगी जिस सफ़र पर ले आई, चलता चलता आज दिल्ली में बैठा हूँ, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। और मुझे लगता है कि अगर मेरे जैसा एक लड़का गांव से निकल करके वहाँ बैठ सकता है तो हिंदुस्तान का कोई भी आम लड़का इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ सकता है। पहली शायरी लिखने का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? बचपन में लिखी, उसके बाद किस तरह से उस पर आपको तारीफ़ें मिली, उसके बारे में बताइए। एक शायर बनने की जो जर्नी उसके बारे में हमें घुमाइए ज़रा। कवि सम्मेलन सुनने का शौक़ था। वालिद साहब कोई साहित्य के क्षेत्र से नहीं है, ना पिताजी ना ख़ानदान में कोई भी। डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपके वाले साहब? डॉक्टर हैं, BOMS हैं। और उसके बाद मुझे लगा कि मेरा झुकाव उस तरफ है। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, जैसे गांव में हर पिता अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बनाना चाहता है या तो UPSC करा करके IAS IPS बनाना चाहता है। वैसे ही 2 ही नौकरियां मानी जाती हैं गांव में आज भी, तो वो बनाना चाहते थे मुझे। लेकिन मुझे इंटरमीडिएट के दौरान समझ में आया कि मैं दूसरी दुनिया के लिए बना हूँ। और फिर मैं इलाहाबाद आया ज़िद करके पढ़ने के लिए। और इलाहाबाद आने के बाद चूँकि वो ऐसी ज़मीन है जहाँ साहित्य के बड़े बड़े नाम रहे हैं, फ़िराक साहब जहाँ से हों, जिस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हरिवंश राय बच्चन जी जहाँ से, महादेवी वर्मा जी, निराला जी, जिस के सीनेट हॉल में फैज़ ने, फराज ने, कैफ़ी ने, सब ने अपना वक्त गुजारा हो, शायरी सुनाई हो, उस मिट्टी ने बहुत प्रभावित किया। और मुझे लगा कि ये मेरी दुनिया है। और ग्रेजुएशन के दौरान शायरी लिखना शुरू किया, धीरे धीरे मंच मिला, पहचान मिली, तो मुझे लगा कि अब यही दुनिया है। और फिर पूरी तरह उसी दुनिया का होके रह गया। पूरे देश में विदेश में लोकप्रियता मिली। धीरे धीरे आम मुद्दों पे शायरी कहना शुरू किया, नज़में कहनी शुरू की, तो और बड़ी पहचान मिली। सोशल मीडिया और मल्टीमीडिया मोबाइल जब लोगों के हाथ में आया तो वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो जाती है। आप एक दिन में लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। तो बस बिल्कुल बहुत, मैं कहूँ कि बड़ा चमत्कारिक सा सफ़र रहा, लेकिन बिना किसी मदद के, बिना किसी सपोर्ट के और बिना किसी बैकग्राउंड के। मैंने कहा ना, मैं बहुत आम सा इंसान, बहुत आम सा लड़का, बिल्कुल गांव से, खांटी गांव जिसको आप कह सकते हैं, मैं ऐसी ज़मीन से आया हूँ। मैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था। तो हाई स्कूल वहाँ से किया, इंटरमीडिएट किया। पहली बार शहर पढ़ने के लिए आया, इंटरमीडिएट करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय आया, तो पहली बार लगा कि किसी महानगर में आया हूँ। तो वो सब जर्नी बिल्कुल आम सी जर्नी थी। और इस सफ़र में कविताएं ही एक मेरी पूंजी है, मेरी कमाई है, और वही यहाँ तक लेके आई है। इमरान प्रतापगढ़ी मोहब्बत से लेकर सियासी जो है शायरियाँ करते हैं, लेकिन जब आप बताते हैं कि इंटरमीडिएट में और ग्रेजुएशन में जो है शायरी करने का जो दौर था वो तेज़ी से पकड़ने लगा, तो क्या मोहब्बत हुई नहीं हुई? सबसे पहले तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दें कि अगर आपको प्रेम नहीं हुआ तो आप शायरी नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिन्होंने शराब पे बहुत शेर कहा और कभी एक घूंट नहीं पिया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो प्रेम हमें तो कम ही हुआ, हमसे बहुत लोगों को हुआ, होता है। ये ऐसा सफ़र होता है कि लोग आपकी कला से प्यार करते हैं आपसे ज़्यादा, तो ऐसा प्यार बहुत मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्यार में टूटे हुए थे तो जाके शायरी शुरू की। वो आपके ऊपर पहले से होता है। शायरी या फिर कोई भी कला, अगर आपके अंदर कोई भी एक विशेष हुनर है ऊपर वाले ने दिया है, तो वो पहले से होता है, ईश्वर प्रदत्त होता है, मेरा मानना है। तो वो खुदा दाद था। मैं दिल टूटा इस वजह से शायर नहीं बना। दिल जुड़ा? हाँ, दिल जुड़ा है, आज तक से जुड़ा हुआ है, आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। 2018 में आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। आधे घंटे की मुलाकात थी और 1.5 घंटे की हो गई? हाँ, 20 मिनट की मुलाकात थी और खूब सारी बातें हुई। मेरा ख्याल है 1 घंटा 39 मिनट बात हुई। मेरे मन में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे वही है ना, व्हाट्सएप से आए हुए सवाल थे। मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, उन्होंने बहुत साफ गोई से और बहुत दिल से जवाब दिया, तो मुझे पसंद आए वो। मुझे लगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, राजनीति से जुड़ाव तो रहता ही है आपका, आप अछूते नहीं रह सकते। और अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ के चौराहों पे बैठे हैं, कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं, वहाँ की चाय की दुकानों पे बैठ के आपने बकैती की है, तो फिर तो राजनीति से आप अछूते रह ही नहीं सकते। मैंने छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ा,
प्रतिभाग नहीं किया, लेकिन लड़ाया। बहुत सारे दोस्त चुनाव लड़ते थे, अध्यक्ष होते थे, तो अछूते नहीं थे, समझते थे। तो और प्रतापगढ़ भी बहुत अपने आप में राजनीतिक ज़िला है, तो जहाँ से राजा दिनेश सिंह से लेकर के राजा भैया तक, प्रमोद तिवारी जी, बहुत बड़े बड़े नाम राजनीति के रहे, मुनीश्वर दत्त जी, नियाज हसन साहब। तो जाहिर सी बात है राजनीति थी कहीं ना कहीं आसपास। और फिर सवाल उनसे ढेर सारे किए और बहुत मुतमईन रहा। और मुतमईन होने के बाद मुझे लगा कि 4-5 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि आना चाहिए राजनीति में, और फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। अब कोई मलाल नहीं होता आपको कि सियासत में आ गए हैं तो उस तरह से वो शायरी कहने का या नज़में कहने का वो जो मंच मिलता था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाए। बहुत मलाल होता है, और कभी कभी लगता है कि ये दुनिया वो दुनिया नहीं है जिस दुनिया में वहाँ बड़ी आज़ादी थी। यहाँ बहुत एक तरह से एक फ्रेम है सियासत, और उस फ्रेम में आपको लगातार बने रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है। मुशायरों में यह था, कवि सम्मेलनों में यह था कि जब ख्याल आया, दिल हुआ, तब आप नज़में कह रहे हो, शेर कह रहे हो। जब मन हुआ तब मुशायरे पढ़ने जा रहे हो। यहाँ मन जैसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको बहुत सारे एक तरह से बंधन हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। वहाँ जिम्मेदारियाँ कम थीं। वहाँ आप खुद के लिए कहते थे बहुत सारी चीज़ें, समाज के लिए कहते थे। यहाँ यह है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो जाहिर सी बात है कि काम बहुत है। मलाल होता है कभी कभी, और फिर वो जब मलाल शुरू होता है तो फिर वो पूरी रात कुछ पढ़ने में, सुनने में, कुछ कहने में गुजर जाती है। लेकिन नियति को मानता हूँ कि शायद मुझसे ऊपर वाले को ये काम लेना है, तब शायद वो इस दिशा में लेके आया। आप अक्सर कहते हैं कि मैं मोहब्बत, जुल्फ, हुस्न, चांद, गुलाब, आईना, इन सब का शायर नहीं हूँ, मैं तो गरीब गुरबों की व्यथा कहता हूँ अपनी शायरी में। तो वो जो मंच से जो शायरी होती थी और अब सियासत में आ गए हैं, तो कभी कोई शेर जहन में आते हुए ऐसा भी तो लगता होगा कि यार ये तो अपनी ही पार्टी को लपेटे में ले लेगा, माने अब वो विचारों पे एक बंदिश हो गई है। इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि मैं व्यवस्था के खिलाफ हमेशा से लिखता रहा। मतलब सत्ता के विरोध में, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। मुझे 2016 में यश भारती पुरस्कार मिला, स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड था। लेकिन मैंने उसके बाद भी जो मेरा लहजा था, मैंने उसमें बहुत कमी नहीं की। हाँ, आप भूमिका बनाने में थोड़ा सा रियायत बरत देते हैं किसी मंच पर, लेकिन कविता बोलती है, कविता का लहजा बोलता है। अब 2014 से हमारी सरकार ही नहीं है। मैं जब से राजनीति में आया हूं तो हमारी सरकार नहीं है, तो अभी कविताएं लिखते हुए कभी मन को मारना नहीं पड़ा, कचोटना नहीं पड़ा। 2024 में सत्ता आ जाने दीजिए, तब इस सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, मैं कांग्रेस में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, अक्सर जब भी प्रियंका जी से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो उन्होंने हमेशा एक बात कही कि मंच मत छोड़ना। जो कवि सम्मेलन मुशायरे करते थे उसे मत छोड़ना, अपनी कला को सियासत के नीचे दबने मत देना। ये हमेशा, ये प्रियंका जी विशेष रूप से हमेशा कहती रही। तो मुझे लगता है कि वो लोग, एक लिबर्टी है, आपके अंदर जो प्रतिभा है आप उसे दिखाइए, आप अपना प्रोफेशन जो है उसको जारी रखिए और राजनीति भी करिए। वो आपको बिल्कुल बांध नहीं देते। जैसे यहाँ है कि अगर आपसे भूल से एक ट्वीट हो गया तो फिर डिलीट करना पड़ेगा अगले 2 मिनट में आपको, और बाद में आप शर्मिंदा रहेंगे। तो ये इधर है। हमारे यहाँ ये है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उस काम को करते रहिए, और उसमें कभी कभी अगर आपको सत्ता के विरोध में भी बात करनी पड़ रही है, तब भी मुझे लग रहा है कि ये आज़ादी कांग्रेस पार्टी देती है। इतनी उदारता कांग्रेस पार्टी में है, इसीलिए मुझे कांग्रेस पसंद है। लिबर्टी को लेकर आपने कहा है, तो लगता है कि कांग्रेस ने आपको लिबर्टी ज़्यादा बख्शी है। 2018 में आप राहुल गांधी से मुलाकात हुई आपकी, 2019 में आपने मुरादाबाद से चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन उसके बाद आपका कद कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2021 में कांग्रेस ने आपको माइनॉरिटी डिवीज़न का प्रेसिडेंट बनाया, और 2022 में जब एक तरह से नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था और महाराष्ट्र से आपको राज्यसभा का सांसद बनाया गया, उस समय कई बड़े नेता थे, अजय माकन, और भी मैं नाम ले लूँगा। नहीं, देखिए, आपका ये जो सवाल है, देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे 34 साल की उम्र में राज्यसभा मिली। इससे पूर्व में 33 साल की उम्र में मिनिस्टर बने हैं लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसे तमाम उदाहरण हैं कांग्रेस पार्टी में। जितने पुराने नाम आप जो नाम आपके दिमाग में चल रहे हैं, जिनका आपने नाम नहीं लिया, मैं उन नामों को पढ़ पा रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझसे पहले जितनी सफलता मुझे मिली है, इतनी उम्र में उन्हें शायद मुझसे ज़्यादा सफलताएं थीं, अगर आप राजनीतिक तौर पर मानेंगे तो मेरी सफलता आपको बहुत चौंका रही है। तो मैं ये कहूँगा कि एक पीढ़ी एक बदलता है, एक दौर बदलता है, पीढ़ी बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, और पार्टी ने भरोसा किया, और मैंने किसी के हिस्से का कुछ नहीं लिया।
मैं ये मानता हूं कि मुझे मेरे हिस्से का मिला और मैं उस भरोसे पे खरा उतरने की हमेशा कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी से। अजय माकन जी को तो ऑलरेडी हरियाणा से टिकट मिला था और वो भी बिल्कुल जीतने वाले कैंडिडेट थे। अनफॉर्चुनेटली बहुत पॉइंट वोट से उनका चुनाव गड़बड़ हुआ, तो सारे जीतने के लिए ही दिए गए थे। हाँ, मुझे महाराष्ट्र से भेजा गया और मैं इस बात पे गौरवान्वित हूँ कि महाराष्ट्र एक बड़ा गौरवशाली राज्य है, वहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी मिल गया, बहुत लिबर्टी मिल गई। नहीं, मुझसे कम उम्र में लोगों को मुझसे ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, उदाहरण रहा है। और बदलाव होता है हर पार्टी में, एक पीढ़ी बदलती है, तो मुझे उसके ही एक सूत्रधार के तौर पे देखें आप। आपको जो कामयाबी मिली है उस पर कोई शक सवाल नहीं उठा रहा हूँ। नहीं, मैं आप करें भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहना ये है कि आपने एक शब्द बोला कि एक पीढ़ी बदलती है, एक बदलाव होता है। 2022 में जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, आप मान रहे हैं कि ये कांग्रेस के सबसे बड़े ट्रांजिशन फेज का एक दौर था कि जब ये तय कर लिया गया कि अब जो पूरा का पूरा जो कलाम है, जो भी अब इकबाल लिखा जाएगा वो राहुल गांधी के जरिए ही लिखा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा हुई, इसके साथ साथ हमने देखा कि एक तरह से एक्सटेंशन में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मेरा एक सवाल इसमें और रहेगा, क्या सर्वोदय यात्रा का भी प्लान हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि उदयपुर चिंतन शिविर नो डाउट एक मील का पत्थर है कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, और उसने नो डाउट युवाओं के लिए, और सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे नए रेजोल्यूशन पास हुए। हो सकता है कि पार्टी ने जो रेजोल्यूशन पास किए थे उसकी कड़ी में मैं उस फ्रेम में फिट बैठ रहा था, तो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी। और नो डाउट वो अच्छा, तब तक तो राज्यसभा जैसी चीज़, मतलब तब तक राज्यसभा का इलेक्शन भी नहीं आया था, तो आप उसे, अगर आप माने कि मैं सौभाग्यशाली हूँ तो चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। और भारत जोड़ो यात्रा का भी प्लान वहाँ बना, और वो भारत जोड़ो यात्रा भी एक मील का पत्थर साबित हुई। यात्रा जिसे आप सर्वोदय यात्रा कह रहे हैं, अभी उसका नाम मुझे नहीं लगता कि बहुत फाइनलाइज हुआ है, लेकिन यात्रा होनी है और राहुल जी तैयार हैं। यूपी को एक उम्मीद है इमरान प्रतापगढ़ी से, यूपी को और खासतौर से यूपी के कांग्रेस को। लेकिन जब हम इमरान प्रतापगढ़ी के सियासी दौरों को देखते हैं तो वो देश भर में हर जगह सक्रिय नज़र आते हैं, उत्तर प्रदेश में उतने सक्रिय नज़र नहीं आते हैं। जबकि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हाल आपसे तो छुपा होगा नहीं, जो चुनावी कांग्रेस के जो चुनाव में प्रदर्शन है वो जग जाहिर है। 2022 का चुनाव अभी बीता है, प्रियंका गांधी आई, कहा जाता है कि आप प्रियंका गांधी के काफ़ी करीब हैं, राहुल गांधी के काफ़ी करीब हैं। प्रियंका गांधी आई उत्तर प्रदेश में, उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन दिया, फिर लोग कहते हैं कि वो यूपी छोड़कर चली गई। तो जो कांग्रेस नई लीडरशिप तैयार कर रही है उसको वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही है? क्या ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को आप लोग खुला मैदान दे रहे हैं खेलने के लिए, या यूपी आपके फोकस में नहीं है? नहीं, पहली बात तो ये कि मैं क्षेत्रीय पार्टी में नहीं हूँ, राष्ट्रीय पार्टी में हूँ। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ, मैं उसमें बहुत सक्रिय रहा, मैंने सबसे ज़्यादा रैलियाँ की, प्रचार किया, अपने हिस्से का काम किया। उसके बाद फिर दूसरे राज्यों के चुनाव आ गए, कर्नाटक का चुनाव आ गया, हिमाचल का चुनाव था, अभी बाकी 4 राज्यों के चुनाव हैं। तो जाहिर सी बात है कि दायरा बहुत बड़ा है, तो दूसरी जगहों पे सक्रिय होता हुआ आपको ज़्यादा दिखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में पार्टी सक्रिय नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद आपने देखा कि जो निकाय चुनाव थे उसमें बहुत सारी जगहों पे पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे याद है जब मैं मुरादाबाद चुनाव लड़ने गया था तो हमारे 10 कॉरपोरेटर थे, इस बार 23 जीते हैं। हमारे मेयर प्रत्याशी को 1,13,000 वोट मिला। तो हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। अब रही बात अलायंस की, तो अलायंस की अपनी कुछ, जाहिर सी बात है, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, और अभी सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में पार्टी काम कर रही है संगठनात्मक स्तर पे। हम कुछ आने वाले दिनों में, अभी चूंकि कोई तुरंत चुनाव नहीं था इसलिए हम आपको सक्रिय कम दिख रहे थे। लोकसभा चुनाव आ रहा है, हम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से सक्रिय होंगे, क्योंकि हमें पता है दिल्ली का रास्ता बिना उत्तर प्रदेश के नहीं गुजरता है, और हम उत्तर प्रदेश में मेहनत करेंगे। हम वहाँ के हैं, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है, और प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश को छोड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है कि अमेठी, रायबरेली से उनका हमेशा से जुड़ाव रहा है, और वो आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका में रहेंगी, उन्होंने छोड़ा नहीं है। चलिए, इसी से मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रियंका गांधी सक्रिय भूमिका में रहेंगी, तो क्या अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं प्रियंका गांधी? क्या बनारस से लड़ रही हैं प्रियंका गांधी? आज कुछ तो एक खुलासा करके जाइए हमारे यहाँ से कि राहुल गांधी कहाँ से लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी कहाँ से लड़ रही हैं? देखिए, ये सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की फजाओं में तैर रहा है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगी।
हाँ, अभी पार्टी ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता चाहता है वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, क्योंकि लोग उनमें उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उनमें विश्वास बहुत है लोगों को, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो चुनाव लड़ेंगी अभी। लेकिन पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहीं तय नहीं किया है। खुलासे के तौर पे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी तय नहीं हुआ है। इमरान जी, राहुल गांधी ने एक शायर को चुना है अपने पार्टी के लिए, तो क्या आपकी शायरी में भी वो रुचि रखते हैं? कभी वो कहते हैं शेर हो जाए थोड़ा सा? बहुत मज़े का वाक़या। पहली बार मैंने उनको शायरी जब सुनाई तो महंगाई पर प्रोटेस्ट करते हुए तकरीबन 70 सांसद कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा को मिला के हम डिटेन थे, 7 घंटे थाने में थे, किंग्सवे कैंप में। तो खाली थे, बातचीत हो रही थी, तो फिर ये हुआ कि सब कुछ सुनाएं। तो राहुल जी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे और मैंने पहली बार उनके सामने कोई शायरी सुनाई तरन्नुम में। वैसे तो मंचों पर कभी मुलाकात हुई तो कुछ सुना दिया, तो वो भाषण के बीच में कुछ शेर बोल देना वो एक अलग चीज़ है। उस दिन बतौर शायर मैं उनके सामने था, तो बड़ा रोचक मामला है कि मतलब पहली बार शायरी सुनाई तो वो थाना कहें आप उसे, जेल कहें, मतलब हिरासत में सुनाई। तो शायरी जाहिर सी बात है वो पढ़ते बहुत हैं, और मैं उन्हें राजनीतिक व्यक्ति से ज़्यादा एक दार्शनिक व्यक्ति मानता हूँ, और उनकी रुचि बहुत है पढ़ने में। मैं मतलब देखिए, कोई भी साहित्यकार या कोई भी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता है। वो इमरान प्रतापगढ़ी हो या कोई भी हो, अगर उसके अंदर कोई हुनर है और वो अपनी हुनर की पहचान के दम पर खड़ा है, तो वो जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान, बड़ी मुश्किल से किसी को मान पाता है। तो मतलब मैं भी जल्दी किसी को नेता नहीं मान पा रहा था, लेकिन जब मैं राहुल गांधी जी से मिला और उनसे बहुत सारी बातें हुई, और मैं उनकी विद्वता का भी कायल हूँ। मतलब वो जब रेफरेंस देते हैं तो 5-7 किताबें गिनाते हैं, तो आप आत्मसमर्पण कर देते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और इसके इलाहाबाद का व्यक्ति तो और किसी को जल्दी अपने से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं मानता। तो उनकी विद्वता इस मामले में, जब भी वो किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं तो 2-4 किताबों के नाम व्यक्तिगत मुलाकात में गिनाते हैं। मैं अक्सर सोचा करता था कि राहुल गांधी से एक बार देश का हर व्यक्ति एक बार व्यक्तिगत मिल ले तो शायद उसका परसेप्शन चेंज हो जाए। और मुझे खुशी है कि वो मेरे दिल की एक आवाज़ थी, और शायद राहुल जी के मन में भी ये था, इसीलिए वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, और लाखों, मतलब यात्रा समाप्त होते होते मेरा ख्याल है करोड़ों लोगों से मिले। देश ने उनका वो रूप देखा जो असली राहुल गांधी है, वरना तो वही रूप देश के सामने था जो भाजपा दिखा रही थी। तो असली राहुल गांधी का चेहरा सामने आने के बाद आज राहुल गांधी का भाषण भी लोगों को सटीक लगता है, सही लगता है, क्योंकि आपके मन में एक नैरेटिव होता है। हम मंचों पर पहुंचते हैं तो हमारे नाम की गूंज पहले से वहां होती है, और हमारे सम्मान में पहुंचने पर जो ताली बजती है वो बता देती है कि मंच पे आप कितनी देर कविता सुना पाएंगे। ये होता है परसेप्शन का खेल। अब राहुल जी के बारे में परसेप्शन बदल चुका है। आज राहुल जी बोल रहे हैं तो पूरा देश संजीदगी से सुन रहा है, और मैं अक्सर कहता हूं इस वक्त देश में जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। मणिपुर प्रधानमंत्री जी को जाना था, राहुल गांधी जा रहे हैं। यूपीएससी छात्रों के बीच में प्रधानमंत्री को जाना था, राहुल गांधी जा रहे हैं। किसानों के साथ प्रधानमंत्री को खड़ा होना था, राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों के साथ राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं। तो हर वो काम जो प्रधानमंत्री को करना था, प्रधानमंत्री उद्योगपति दोस्तों के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी जनता के साथ खड़े हैं, जबकि बिल्कुल इसका उल्टा होना चाहिए। वो कौन सा शेर था जो आपने उनको सुनाया था? वो मेरा एक शेर है, मैंने उनके लिए कहा था कि वो बड़ा खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। चूँकि हम हिरासत में थे तो ये शेर ज़्यादा प्रासंगिक था, इसलिए मैंने ये शेर वहाँ पे सुनाया, तरन्नुम में सुनाया। वो रिकॉर्ड कर रहे थे, हंस रहे थे, तो बहुत मज़े का वाक़या था वो। बढ़िया शायर राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी कभी शायरी करते, आपने उनको सिखाने की कोशिश नहीं करी या उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं करी? देखिए, मैं दार्शनिक नहीं बन पाऊंगा और शायद वो शायर नहीं बन पाएंगे, और मुझे लगता है कि बनना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शायरी बहुत पसंद है। खरगे जी अपने भाषणों में, हमारे अध्यक्ष जी खूब सारे शेर सुनाते हैं, और इस बीच तो सदन में मैं देख रहा हूँ कि मतलब चाहे वो मैं कभी कभी, मुझे एक दिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा, भाई तुम जब से आए हो हर कोई शेर सुना रहा है। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि एक माहौल बन रहा है, लोग साहित्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहस रोचक हो रही है, तो ये अच्छा है। और राहुल जी भी भविष्य में, मैं उन्हें जल्दी ही किसी मुशायरे कवि सम्मेलन में बिठाने का सोच रहा हूँ कि वो 2-3 घंटे एक कार्यक्रम में बैठे। मैंने एक दिन उनसे कहा भी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी हम एक भारत जोड़ो मुशायरा प्लान कर रहे हैं।
उसमें राहुल जी को बिठाऊंगा। प्रियंका गांधी पिछले दिनों बहुत शेर सुना रही थी, वो आपकी संगति का असर था क्या? आदम गोंडवी को वो बहुत कोट कर रही थी। प्रियंका जी में साहित्य जैसे होता है ना, राहुल जी दार्शनिकता की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है, प्रियंका जी साहित्य को बहुत समझती है, उन्होंने बहुत लोगों को पढ़ा है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि चूंकि वो अमेठी में बहुत सक्रिय रही हैं, रायबरेली में बहुत सक्रिय रही हैं, तो वो अवधी बहुत अच्छा समझती हैं, तो अवध क्षेत्र उनकी समझ में बहुत बेहतर तरीके से आता है। और वो वही क्षेत्र है जहां उर्दू की नज़ाकत भी है, अवधी भाषा भी है, हिंदी का भी बहुत परिष्कृत रूप वहां पर है, तो उनका साहित्य से बहुत लगाव है। वो जब मेरी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी तब उन्होंने बहुत देर साहित्य पे बात की थी, तो मेरी राहुल जी से पहले मुलाकात हुई, बाद में प्रियंका जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने साहित्य पे बहुत बात की थी। वो खुद बहुत साहित्यिक हैं। इमरान साहब, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी से अगर कोई इन पर्सन मिल लेता है तो उसका परसेप्शन काफ़ी चेंज हो जाएगा। इसी से एक सवाल करूंगी कि क्या राहुल गांधी से मिलने से पहले परसेप्शन कुछ और था राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, या देश की सियासत के बारे में? नहीं, बिल्कुल आपके मन में बहुत सारे, मैंने कहा ना कि मतलब मैं अपने आप को बहुत बौद्धिक नहीं मानता, लेकिन थोड़ा बहुत अगर हूं, क्योंकि मैं देश के अलग अलग हिस्सों में गया हूं, विदेश गया था, उससे पहले मैंने पूरे देश दुनिया में कार्यक्रम किए थे, तो एक बृहद पैमाने पे जब आप सोचते हैं तो बहुत सारे ख्याल आपके मन में होते हैं। मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, व्यक्तिगत सवाल थे। चूंकि हमने आनंद भवन देखा है, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए तो इलाहाबाद आने के बाद आप चंद चीज़ें जो देखते हैं उसमें आनंद भवन भी एक, और वहाँ आप अकेले नहीं जाते, कभी कभी जोड़े से जाते हैं, कभी मित्रों के साथ जाते हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत जगह है। जो मैं मतलब देश को ये कहना चाहता हूँ कि जब राहुल जी को उनके सांसद आवास से निकाला जा रहा था, मतलब उन्होंने छोड़ा और वो चाबियाँ सौंप रहे थे, तो विश्वास करें देश भले कुछ और सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि ये उस परिवार का चश्मो चराग है जिसने इस देश को हजारों करोड़ का आनंद भवन दान किया है। आनंद भवन आज आप देखने जाएं इलाहाबाद में तो उसकी कीमत आज कम से कम 1000 करोड़ रुपए होगी, इससे ज्यादा ही होगी मार्केट वैल्यू। वो घर, उसकी क्रॉकरी आप देखेंगे तो उस समय मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी किस, मतलब उनका स्टेटस क्या रहा होगा। उन्होंने वो पूरा घर दान कर दिया देश को, और आज उस परिवार के चश्मो चराग से 1 महीने के अंदर घर खाली करा लिया जा रहा है। राजनीति यहां आके खड़ी हो गई। मैं ये बात सोच रहा था, तो हमने आनंद भवन देखा है, हमने कमला नेहरू हॉस्पिटल देखा है, तो कांग्रेस के बारे में हमारे जिले के जनपद के पड़ोस में अमेठी लोकसभा है, इधर रायबरेली लोकसभा है, तो हम ऐसी जगह से घिरे हैं कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे, भ्रांतियां थी और खराब भी सवाल थे। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और उन्होंने मुझे मुतमईन किया, मतलब पूरी तरह से। उसके बाद मेरा परसेप्शन बदला, और बदला तो फिर ऐसा बदला कि मैं ये कह सकता हूं कि आज मैं उनका एक मजबूत सिपाही हूं। सियासत में आने के बाद आपके साहित्य को लेकर के भी ये कहा जाता है, कभी कभी कम्युनल शायर का टैग लग जाता है आपके ऊपर। देखिए, ये पूरी तरह से गलत आरोप है, झूठा आरोप है। आप शायरी में मुद्दों पे बात करते हैं। दरअसल इस तरह की शायरी सुनने की परंपरा मुशायरों में कम थी, कवि सम्मेलनों में कम थी, नज़में कम कही जाती थी। ज़्यादातर शायर गज़ल के शेर कहते हैं, और गज़ल का मतलब ही है हिंदुस्तान में महबूबा से गुफ्तगू करना। तो मैं जब आया तो शुरू में मैंने भी गीत कहे और प्रेम के गीत कहे, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, 50-50 हज़ार लोग सुनने आते हैं कार्यक्रम को। इस देश में कुछ कवि सम्मेलन मुशायरे ऐसे हैं जिसमें मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 1-1 लाख लोग पूरी रात बैठ के कार्यक्रम सुन रहे हैं। मुझे 2011-12 में एहसास हुआ कि इतनी बड़ी भीड़ आपको सुनने आ रही है, तो यहाँ से एक मैसेजिंग होनी चाहिए। मैंने मुद्दों पे शेर कहना शुरू किया। मैं अगर नजीब के लिए नज्म कह रहा हूँ, इसमें कम्युनल क्या है? मैं अगर कश्मीर पे शेर कह रहा हूँ, नज्म कह रहा हूँ, तो इसमें कम्युनल क्या है? मैं अगर अखलाक के लिए नज्म पढ़ रहा हूँ तो इसमें कम्युनल क्या है? हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए शेर कहना, नज्म कहना, इसमें कम्युनल क्या है? व्यवस्था के खिलाफ पढ़ना, तो फिर तो धूमिल भी कम्युनल थे, आदम गोंडवी भी कम्युनल थे। फिर तो आप हिंदुस्तान में व्यवस्था के विरोध में जिसने भी शेर कहा है, आप सबको कम्युनल कह दीजिए, आप सबको कह दीजिए कि नहीं ये खराब लोग थे, आप उनको एंटी नेशनल बता दीजिए। आपके पसंद का शेर ना आए। अहमद फरहाद का एक शेर है कि कहा गया है सुना गया है कोई न बोले, ज़बान दराजों को मशवरा है कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। तो उन्हें लगता है कि जो माहौल बना है इसमें कोई बोले नहीं, डर जाए, और फिर भी आप बोलेंगे तो डराने का एक और तरीका है कि नहीं ये तो कम्युनल है, ये तो इंटरनेशनल है,
ये तो व्यवस्था के खिलाफ है, तो सिस्टम के खिलाफ है, तो उस पर टैग फ्रेमिंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा चेहरा इतना मासूम है कि वो फ्रेम बन नहीं पाता है। इमरान भाई, शायद ही किसी ने सपने में सोचा होगा कि जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर डायरेक्ट अटैक किया, वो कभी एक मंच पर एक साथ खड़े होंगे। अब इसके पीछे कई राजनीतिक पंडितों की थ्योरी जो है सियासी गलियारों में घूमती हैं। एक थ्योरी ये घूमती है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर अटैक करते हैं, वो राहुल गांधी को बड़ा पसंद है, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन में जगह है। मैं इस सवाल के जवाब में दो बातें कहूँगा। पहला तो ये, शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन आडवाणी जी का माइक पकड़ के कभी नरेंद्र मोदी जी खड़े हुआ करते थे, वो उनका सलाम भी नहीं लेंगे, उनका नमस्कार भी नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन राजनीति हमें ऐसे चेहरे भी दिखाती है। हम इलाहाबाद में थे, हम नारे सुनते थे कि भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। हमने ये नारे सुने हैं, वॉल राइटिंग होती थी, हमने प्रतापगढ़ में देखा है। मुरली मनोहर जोशी जी मार्गदर्शक मंडल में हैं, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा। हमने अपनी आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को चिट्ठी लिख करके आमंत्रण दिया जाए। आप सोच सकते हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बसपा में रहते हुए खुल के बोला करते थे, उनको भाजपा अपनी पार्टी में बुला करके एक बार शामिल करती है, फिर वो बाद में दूसरी बार भी भाजपा छोड़ते हैं। किसी ने सपने में भी सोचा था कि जीतन राम मांझी जो देवताओं के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते हैं, उनको चिट्ठी लिख करके नड्डा जी बुलाएंगे एनडीए में शामिल करने के लिए। तो राजनीति बहुत सारी बार ऐसे ऐसे चौंकाने वाले फैसले आपके सामने लाती है कि आप सोचते नहीं। चूंकि कांग्रेस बहुत बृहद पैमाने पे चीजों को सोच रही है, उसका लक्ष्य, और राहुल जी हमेशा इस बात को व्यक्तिगत मुलाकातों में भी कहते हैं कि हमें संविधान बचाना है, खतरा लोकतंत्र पर है, और इस खतरे में हो सकता है कि फौरी तौर पर आपको अलग अलग दिखने वाले लोग भी एक मंच पे दिखते हों, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, और किसी की पूर्व में क्या राय थी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको लेकर के, भविष्य को लेकर के उसकी मंशा क्या है। मुझे मंशा साफ दिखती है लोगों की। इमरान भाई, आप राजनेता से पहले एक शायर हैं, तो एक सोचता हूँ एक रूहानी सवाल आपसे कर लिया जाए। हमारे एक दोस्त हैं दीपक रूहानी, तो रूहानी शब्द से मेरा बड़ा रूहानी लगाव है। तो दरअसल वो रूहानी भी है, आप इसको दूसरे संदर्भ में भी ले सकते हैं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान सजाए बैठे हैं, तो इमरान की नज़र में मोहब्बत क्या है? वाकई मतलब बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मेरा मानना है कि हर दौर में हर व्यक्ति के लिए, अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति के लिए मोहब्बत के अलग मायने हैं। मतलब जो युवा हैं, नवयुवक हैं, जिनको, उनके लिए मोहब्बत के मायने किसी लड़की से प्यार करना और उसके लिए पागलपन की हद तक जाना, शायद ये मोहब्बत है। आपके लिए शायद पत्रकारिता पहला प्यार हो, पत्रकारिता आपके लिए मोहब्बत हो, मेरे लिए शायरी मोहब्बत है। तो सबके लिए अलग अलग मायने होते हैं। बस मेरा मानना है कि आप जिस चीज़ से भी प्यार कर रहे हैं, उस चीज़ की एक एक उसके एहसास का ख्याल रखना, उसको बर्दाश्त करना, उसको समझना, शायद मोहब्बत यही है। और बाकी आकर्षण है। आकर्षण और मोहब्बत में बहुत अंतर है। तो बहुत सारे लोग आकर्षण को ही मोहब्बत समझते हैं, और मेरी नज़र में मोहब्बत एक बहुत पाकीज़ा चीज़ है जो आपको रुलाती है, हंसाती है। हमने तो मोहब्बत को पहली बार गुनाहों का देवता पढ़ के समझा। आप सब ने पढ़ा होगा, और मैं तो कहूँगा कि देश उसे पढ़े। तो मोहब्बत के एहसास हमने पहली बार तो गुनाहों का देवता पढ़ के समझा, फिर कई बार पढ़ा, फिर बहुत रोए, पढ़ते पढ़ते रोए। तो वो जो आंसू बहते थे, लगता था मोहब्बत झर रही है आँखों से। तो बहुत अलग एहसास है। और मुझे लगता है कि प्रकृति जब से खड़ी हुई है और जब तक रहेगी, मोहब्बत को बयान किया जाता रहेगा, और कभी भी पूरा नहीं होगा। वो मोहब्बत शब्द को पूर्ण रूप से कभी कोई व्याख्यायित नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। ऐसा है, मतलब समा जाए तो दिल में भी समा जाए, और ना समाए तो पूरे ब्रह्मांड में ना समाए। मोहब्बत यही है फिलहाल। तो अभी जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, इसके बनने से पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी पूरे देश भर में, आप हिमाचल जीत रहे थे, आप कर्नाटक जीत रहे थे, और जिस तरह के समीकरण एमपी, सीजी और राजस्थान से निकल के आ रहे थे, उसमें भी कांग्रेस ठीक ठाक स्थिति में दिखाई दे रही थी। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान में जिन लोगों से मटन बनाना सीख रहे हैं, और उनकी जो इमेज है देश के अंदर, उससे कहीं राहुल गांधी की जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा और ये पूरी जो मेहनत थी, इस पर कहीं पानी ना फिर जाए? क्योंकि इमेज बनाने के लिए बहुत कुछ किया गया। इन दिनों राहुल गांधी सिर्फ मटन बनाना नहीं सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल बनाना भी सीख रहे हैं, धान लगाना भी सीख रहे हैं। लेकिन धान लगाने का जिक्र नहीं किया जाता,
मोटरसाइकिल मैकेनिकों के साथ मोटरसाइकिल बनाने की बात नहीं की जाती। दरअसल वो एक बड़ा बहुत बारीक सा एक, इसको इलाहाबाद में कहते हैं बहुत बारीकी से मारा गया, तो ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए है क्या, राहुल जी बहुत बड़े पैमाने पे सोचते हैं और वो ये कहते हैं कि राजनीति में, लोकतंत्र में सबको होना चाहिए, छोटे छोटे दलों को भी होना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को भी होना चाहिए, समान विचारधारा के लोगों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और मैं उसका सूत्रधार बनूंगा। और मुझे लग रहा है कि भाजपा भी अकेले दम पे सरकार बनाने की स्थिति में थे पिछली बार, फिर भी उन्होंने एनडीए बनाया। तो हम अगर देश भर में इंडिया अलायंस के नाम पे समान विचारधारा के लोगों को एकजुट कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र की जो नींव है उसको मजबूत कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जब अपनी दम पे अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो उनको ऐसे दलों के संग बैठने की क्या जरूरत थी जिनके साथ बैठने से कांग्रेस का कुछ भला हो ना हो लेकिन उनका भला हो सकता है? आपने कहा ना मोहब्बत की दुकान, जब आप मोहब्बत में होते हैं तो फिर आप ये थोड़ी सोचते हैं कि हमारा भला होगा कि उनका भला होगा। आप तो यही सोचते हैं कि ठीक है जिसका भी भला होगा बस भला हो, हम तो, हमारा मकसद देश का भला होना है। और मुझे लग रहा है कि इस इंडिया अलायंस से देश का भला जरूर होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, मोहब्बत में फिर थोड़ा कम और ज्यादा नहीं देखा जाता है मेरा ख्याल। इमरान भाई, अभी उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, तो चुनाव के दौरान देखा कि राहुल गांधी को लेकर जो कंटेंट सोशल मीडिया में लगातार वायरल होता है उनकी छवि को लेकर, तो चुनाव आते ही वहां पर भी, विधानसभा का चुनाव था, उपचुनाव था, वहां पर भी तेजी से बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। जब लोग सुबह अपना फ़ोन देखते थे व्हाट्सअप में, सुबह सुबह राहुल गांधी को लेकर, उनकी छवि को लेकर लगातार बहुत सारे जो कंटेंट शेयर होता है वो लगातार शेयर होता था। तो आप लोगों ने बहुत बड़ी यात्रा की, तो लेकिन उत्तराखंड में कोई ऐसा बड़ा आप लोगों ने यहाँ पर ना आप लोगों ने कोई कार्यक्रम किया, एक अग्निवीर भर्ती को लेकर आप लोगों की यात्रा होने वाली थी वो भी अभी नहीं हो पाई। तो ऐसे में ऐसा प्रदेश जहाँ पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी को, तो आप कैसे समझाएंगे लोगों को कि राहुल गांधी आखिर हैं क्या? नहीं देखिए, जाहिर सी बात है कि स्टेट की जो कांग्रेस पार्टी की टीम है, पीसीसी की टीम है, वो अच्छा काम कर रही है। और हमारे साथ कई भारत यात्री उत्तराखंड से थे, उन्होंने, उनके ज़रिए भी एक संदेशा भारत जोड़ो का पहुंचा है। और दरअसल जब से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करके आए उसके बाद एक यात्रा पर वो सतत हैं, वो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, विदेश भी जा रहे हैं, तो लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो उत्तराखंड भी पहुंचेंगे। मेरा ख्याल है कि बीच में ये प्रस्ताव आया था कि हर राज्य के लिए अलग से एक एक यात्रा प्लान की जाए, कुछ जगहों पे कुछ दिनों के लिए विशेष रूप से राहुल जी आ जाएं, बाकी स्टेट बॉडी उस यात्रा को पूरा करे ताकि वो संदेशा पहुंचे। मैं जिस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूं, अल्पसंख्यक विभाग, मैं उसके जरिए देश भर में 100 कार्यक्रम कर रहा हूं, जिसमें भारत जोड़ो सम्मेलन है, भारत जोड़ो बुनकर संवाद है, भारत जोड़ो छात्र संवाद है, भारत जोड़ो मुशायरा कवि सम्मेलन है। तो मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर राहुल जी का जो संदेशा है उसको हम पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में भी पहुंचा रहे हैं, हमारे साथी कई लोग हैं जो पहुंचा रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहुंचा रही है, हो सकता है जल्दी राहुल जी भी वहां नजर आए। उत्तराखंड में पिछले एक साल में हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार जो है लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वहाँ पर अवैध मज़ारों का मसला हो, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन से लाखों हज़ारों मुस्लिमों को हटाने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं आया। लेकिन जो दरार है इन दोनों हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, जो आज से 10, 15, 20 साल पहले नहीं थी वहाँ पर, वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो कैसे, अगर कांग्रेस सत्ता में होती है या कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की बात करती है, तो वहाँ पर कैसे सामंजस्य बिठाएगी? आपके सवाल से उपजा एक सवाल है कि ये दरार जब भाजपा की सरकार आती है तभी क्यों दिखाई पड़ती है। इससे सीधे सीधे जाहिर है कि दरार बढ़ाने और कम करने में बहुत बड़ा हाथ सत्ता का होता है। क्योंकि सत्ता से सवाल नहीं हो रहा है, सवाल विपक्ष से हो रहा है। विपक्ष के बहुत सीमित संसाधन है, विपक्ष का बहुत सीमित रोल है। राहुल जी ने, मुझे याद है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब अंकिता भंडारी का मुद्दा आया था, घटना हुई थी, तो मैंने राहुल जी को, हम केरल के कहीं आसपास थे, मैंने राहुल जी से व्यक्तिगत तौर पे उस पूरे मामले को चलते चलते उन्हें ब्रीफ किया था। और राहुल जी ने फिर शाम में जब भाषण दिया तो उस मुद्दे को उठाया था, और उसके बाद हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी खड़ी रही। अब हल्द्वानी में ये कहा जा रहा है ना कि 50,000 मुसलमानों को उजाड़ने की बात है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि 50,000 इंसानों को उजाड़ने की बात है। 50,000 इंसान, जो काम राज्य सरकार को करना था, राज्य सरकार कहीं अपीयर तक नहीं हुई। वो अपने नागरिकों को क्यों नहीं बचाना चाहती, क्यों उजड़ने देना चाहती है? शायद इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। तो फिर इसका मतलब सरकार संविधान में विश्वास नहीं रखती, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। फिर नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के नारे का क्या हुआ? इसका मतलब नारा झूठा है, या फिर पुष्कर धामी जी नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं मानते या उनकी बात नहीं मानते?
मेरा तो भाजपा की सरकार से सवाल है। आपके नारे का क्या है? इमरान भाई, आपने अभी एक शेर सुनाया था कुछ ऐसा कि कोई अजीब हाकिम है, चाहता है कोई कुछ ना बोले। अभी असहमति की बात आई, असहिष्णुता की भी जब बात आती है तो एक कथन अक्सर हम लोग सुनते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उसका इस्तेमाल कई बार करते थे कि ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आपके बोलने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूँगा। आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल, और बोलने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। इस बीच जो सबसे बड़ा हमला हुआ है वो रचनात्मकता पर हुआ है, उसका पत्रकारिता भी उसका एक हिस्सा है। अगर बोलने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए तो फिर ये कांग्रेस पार्टी 14 टीवी एंकर्स पर बैन लगाकर कौन से अधिकार की रक्षा कर रही है? देखिए, अब मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, चूंकि मेरे सामने कई सारे दर्जनों पत्रकार बैठे हैं। एंकरों का बॉयकॉट अगर सरकार करे तो फिर मुझे लगता है कि एंकरों के लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का पहला धर्म है सत्ता का अस्थायी विपक्ष। कलम का पहला धर्म है सत्ता का अस्थायी विपक्ष। लेकिन अगर विपक्ष बहिष्कार कर रहा है तो फिर पत्रकारों के लिए सोचने का मकाम है। अलायंस ने किसी चैनल का बहिष्कार नहीं किया, अलायंस ने किसी संपादक का बहिष्कार नहीं किया, अलायंस ने अपना एजेंडा चलाने वाले कुछ एंकरों का बहिष्कार किया। और पत्रकारिता से हटके, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मुझे श्वेत पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता के अंतर स्पष्टतः पता है, कोई भी मुझसे इस पे बहस कर सकता है। आप ऐसे पत्रकारों की टाइमलाइन के साथ साथ उनके शोज की का थंबनेल उठा के देख लीजिए, ग्राफिक्स उठा के देख लीजिए। अगर कोई भी दुनिया का व्यक्ति कह दे कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं, अपना एजेंडा नहीं चला रहे हैं, तो मैं अपनी पार्टी से लड़के कहूंगा कि वो बहिष्कार वापस करिए। बोलने की, हमने किसी चैनल का बहिष्कार नहीं किया है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई चैनल ऐसे पत्रकारों को अपना एजेंडा चलाने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है तो क्यों दे रहा है? गलत है, ये रोक लगनी चाहिए इस पे, क्योंकि लोकतंत्र में जिस दिशा में चीजें जा रही हैं पत्रकारिता के मानक के अनुरूप नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर ये बोलने के अधिकार की रक्षा करने वाली जो बात है, ये उसमें तो एक विरोधाभास दिखता है ना? नहीं, मैं तक के मंच पे बैठा हूं, हमारे प्रवक्ता हर दिन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कह रहे हैं कि भाई हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब नौबत यहां तक आ गई है कि थप्पड़ चलना बाकी रहता है बहस में। क्या इसे पत्रकारिता माना जाए? वो संपत सरल बहुत अच्छी बात कहते हैं ना कि जैसे अवध के नवाब मुर्गा लड़ाते थे, बिल्कुल वही स्थिति हो गई है शोज में कि एक तरफ आपने कांग्रेस का प्रवक्ता, फिर एक तरफ भाजपा का प्रवक्ता, फिर एक तरफ संघ का प्रवक्ता, फिर एक तरफ राजनीतिक विश्लेषक, और फिर एक बार आप खुद। मैं खुद इस तरह के कई कॉन्क्लेव में बैठा हूं, विश्वास करें भाजपा का प्रवक्ता उतना मुझसे नहीं लड़ता या उतना मुझसे मतलब काउंटर नहीं करता जितना एंकर करते हैं। मैं चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पत्रकार की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले तो पत्रकारिता जगत को पत्रकार और एंकर के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। वो फर्क मिट गया है, उस फर्क को जिंदा करिए। पत्रकारिता का नुकसान हो रहा है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कलम से जुड़ा हूं, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अपने ऊपर जब आक्षेप लगे तो उसे सुधारने के लिए खुद भी लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैंने ये देखा, ये मेरी शिकायत भी है, मैं राजनीति से जुड़ा हूं, इसलिए मैं अपने तमाम बड़े पत्रकार बुजुर्गों से जिन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया है उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कुछ जो घुसपैठी आ गए हैं पत्रकारिता में उन्हें बाहर करिए। पूरे संस्थान पे सवाल है, पूरी इंडस्ट्री पे सवाल है, पूरा एक जो मतलब एक जो व्यासपीठ बनी है ना उस पे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से। हमारे यहाँ एक बड़े कवि थे अवधि के, आद्या प्रसाद उन्मत्त जी, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो एक कहते थे कि जब राजतंत्र था तो राजाओं का दरबार होता था, उसमें अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग प्रतिभाओं के लोग अलग अलग तरह से आते थे। फिर राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, तो वो दरबार खत्म हो गए, तो अलग अलग विधाओं से, अलग अलग कलाओं से जुड़े लोगों में आपस में मतलब गड्ढमड्ढ हो गई चीजें। तो कौन किस मंच पर खड़ा है, आप मतलब बहुत एक सेमिनार में खड़े हैं तो वहां भी आपको फील आएगा कि यहाँ तो राजनीति की बात हो रही है, राजनीति के मंच पे खड़े हैं तो कोई आपको गाना सुनाने लगेगा। तो एक बड़ा गड्ढमड्ढ सा मामला ऐसे ही पत्रकारिता में भी हुआ। ऐसे एंकर आए हैं कि आप उनका चेहरा देख लीजिए, मतलब उनका मेकअप देख लीजिए, चीजें देख लीजिए। वो पुरुष पत्रकारों के साथ भी मेकअप की बात मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मतलब आज ही 33% आरक्षण की बात हुई है तो मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो वो कहीं ना कहीं एक कमी आई है, और मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं कि वो घुसपैठ खत्म कराइए। अगर विपक्ष बहिष्कार कर रहा है
तो फिर सोचने का मकाम है। इमरान भाई, लोकतंत्र का पहला नियम है कि आपकी असहमति में मेरी सहमति है। अब इस बात को लेकर आप देखिए कि कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, लोग उनसे या कहीं कुछ दल उनसे सहमत नहीं होते हैं तो फिर उनके प्रोग्राम्स को कैंसिल करा देते हैं। कराते हैं नहीं कराते हैं? कराते हैं। और फिर आप ये अगर एंकर्स को लेकर कहेंगे कि साहब इनके यहाँ हमें नहीं जाना है, ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो गया ना। आप मतलब इसको फ़र्क कैसे करेंगे? उस स्टेटमेंट में या उस बात में कहीं ये नहीं है ना कि आप इनके शोज कैंसिल कर दीजिए। हमें नहीं पसंद है, हम उस चिक में नहीं बैठना चाहते, हम उस एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं राजनीति में आया तो बहुत सारे चैनल के लोग बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए मुझे बुलाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई कार्यक्रम का शीर्षक क्या है। तो आप चैनल की बारीकियां समझते हैं, आपको लास्ट मोमेंट तक नहीं बताया जाए। मुझे याद है कि कोरोना के दौरान जमात को लेकर के बहुत सारा नैरेटिव बना। एक बड़े चैनल ने देश के मुझे कहा कि एक आज डिबेट है, आपको आना है। तो मैंने कहा क्या विषय है? तो उन्होंने मुझे विषय कुछ और बताया। 15 मिनट पहले जब प्रोमो चलने लगा तो विषय था कि जमात और कोरोना जिहाद। तो मैंने कहा भाई मैं फालतू के विषयों पे बहस नहीं करता, कोई साहित्यिक बहस हो तो बताइएगा, राजनीतिक बहस हो तो बताइएगा। तो अगर हम वहां से बच रहे हैं तो हम बोलने की आज़ादी नहीं छीन रहे। और वो बोल रहे हैं, बोले। हमने तो इस देश में कई ऐसे चैनल भी हैं, उनको बहिष्कृत नहीं किया है क्योंकि वो उस लायक भी नहीं है कि उनको बहिष्कृत किया। वो अपना एजेंडा लेकर के भोंपू बन के चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहे। हम चाहते हैं कि हमने सुधार के लिए काम किया है, सुधार हो गया तो हम शायद वहां उन कार्यक्रमों में भी बैठेंगे। तो आप उसे ये ना समझे कि हमने पत्रकारिता का बहिष्कार किया, हमने चैनल का बहिष्कार, हमने सिर्फ एजेंडा चलाने वालों का बहिष्कार किया। और चैनल से एजेंडा नहीं चलना चाहिए, ये बात तो आप भी मानेंगे, हर पत्रकार मानेगा, कोई भी मानेगा, नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल लोकतंत्र का चौथा खंबा निष्पक्ष रहे, इसको लेके आप भी कवायद करें, हम भी करें। ये सर्टिफिकेट तो जनता देगी ना। मतलब आप तो कटघरे में खड़े हैं, अगर वो एंकर भी कटघरे में खड़ा है, यहाँ जज तो दर्शक है, तो वो दर्शक अपना टीवी बंद कर देगा ना अगर उसे वहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। ये सर्टिफिकेट की एजेंडा चला रहे हैं, वो भेदभाव की पत्रकारिता कर रहे हैं, पीत पत्रकारिता कर रहे हैं। आप ये क्यों सोचते हैं कि सिर्फ हमने जजमेंट कर लिया? हमने भी दर्शकों से राय ली होगी। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, एक बड़ा तबका है जो लिखता है कि इस तरह की बहसों में आप कांग्रेस के लोगों को टैग करके लोग लिखते हैं कि इस तरह की बहसों में आप अपने प्रवक्ताओं को क्यों भेजते हैं। मतलब ऐसे मैं आपको हजारों ट्वीट दिखा दूंगा, हजारों पोस्ट दिखा दूंगा। तो इसका मतलब वही जनता तो कह रही है ना जिसने टीवी देखना कम किया, उस तरह के शोज देखना कम किया, वो एक दर्शक वर्ग तो है ना, वो हमसे कह रहा है। हमने उसी की राय ली है, हमने खुद के दम पर ये इस तरह का कोई फैसला नहीं ले लिया। वही देश की जनता कह रही है कि इस तरह के कार्यक्रमों में मत बैठिए, एजेंडे का शिकार मत होइए। हम जनता जो कह रही है वो कर रहे हैं। ये बात बहस लंबी हो रही है लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। आपने कहा कि जब एक टीवी चैनल ने आपको उसका शीर्षक बताया कि साहब इस तरह की बहस होने वाली है, तो आपने वॉलेंट्री वहाँ से आप हट गए। तो आप वॉलेंट्री हट रहे थे तो ठीक है, आप हट जाते जिन जिन जगह पर आप जा रहे थे। आप टारगेट कर कर अगर 14 लोगों को बोल रहे हैं तो ये तो गलत है। नहीं, हमने छांट के निकाले। नहीं, आपने कहा कि आपने पता किया जनता से, कोई सर्वे किया क्या? हमने एक दिन का प्रोमो देखा। भाई एक आदमी गलती करे, आप उनसे कहें भैया ये गलती मत करो, अगले दिन फिर भी आपको चाय के बहाने बुलाए और फिर वही गलती करे, तो फिर आप फिर कहेंगे भाई साहब इस तरह की गलती मत करो। तीसरे दिन फिर वही काम करे तो आप फिर उसके बुलाने पे क्यों जाएंगे? आप सीधे मना कर देंगे कि भाई आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता। फिर नहीं जा रहे हैं तब भी सवाल खड़ा होगा। तो इससे अच्छा एक दिन घोषित कर दीजिए कि भैया नमस्कार, हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं आएंगे आपके शो में क्योंकि आपका एक एजेंडा है। हम उस चैनल के बाकी कार्यक्रमों में जा रहे हैं ना, हमारे प्रवक्ता जा रहे हैं, हमने कहाँ मना किया। तो मुझे लगता है इसे आपको भी स्वीकार करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी इस तरह का कोई कदम उठाएगी? हमने देखा था उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दिया था। क्या इस तरह की बात अगले चुनाव में ओबीसी को लेकर कर सकती है कांग्रेस पार्टी? मुझे लगता है कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अब सिर्फ कब तक सुझाव देते रहिएगा, कब तक लॉलीपॉप देते रहिएगा, कब तक इवेंट करते रहे, आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी अच्छी बात आज राहुल गांधी जी ने कही, ओबीसी के लिए, SC ST को तो मिलेगा ही आरक्षण, आप ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं देने चाहते? मैं तो इससे आगे बढ़कर के एक बात कहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने परसों भी अपने संबोधन में, कल ही जब नई संसद में आए तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के ये बात राज्यसभा में कही कि हमने ट्रिपल तलाक खत्म किया, मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार दिया। प्रधानमंत्री जी हर मंच पर खड़े होकर के ये बात कहते हैं कि मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार दिया। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण दीजिए ना, उसमें क्यों नहीं देना चाहते? आप मुस्लिम बहनों की को अधिकार दिलाने की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो समाज भी तो हाशिए पे खड़ा है ना।
दीजिए, आप क्यों नहीं देते? आप सिर्फ सुझाव क्यों देंगे? जब आप अथॉरिटी हैं, आप चीजें लागू कर सकते हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश में 40% टिकट दिए। आप अगर आपको सीखना था तो आप 2022 के बाद सीख लेते ना। आपने उसके बाद किसी राज्य में महिलाओं को, और महिला, आज देखिए, आज कई सांसदों ने इस बात को उठाया, महिला अधिकारों की सिर्फ के नारे लगाए आपने लाल किले की प्राचीर पे 15 अगस्त को खड़े होकर महिला अधिकारों पे भाषण दिया, और आपके 2.5 घंटे 3 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए गए, उन्हें माला पहनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। इसी जंतर मंतर पे हमारी आंखों ने देखा कि सामान्य बेटियां नहीं, ओलंपिक लाने वाली बेटियां, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित बेटियां घसीटी गई। देखा आपने, हमने भी, आपने देखा। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला, और इस दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए वो बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी कि एक हुजूम निर्वस्त्र करके महिलाओं को जो है वो मणिपुर में घुमा रहा है ना। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए नहीं आए। तो आप सिर्फ सुझाव दीजिएगा, जब आपके हाथ में अधिकार है आप लागू नहीं करेंगे, आप कांग्रेस को सुझाव देंगे। क्या दिक्कत है? आप मतलब ओबीसी को उस कोटे में, कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं देना चाहते? क्या आप ओबीसी के विरोधी हैं? ये सवाल तो ये खड़ा होता है, आप क्यों नहीं देना चाहते? पहली बात। दूसरी बात, आप मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने की सिर्फ बात करिएगा, मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए ना। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग आप लोग भी उठा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही मांग उठाई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये मांग उठाई है, कांग्रेस पार्टी का जोर ओबीसीज पे ज़्यादा रहा, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी अब ओबीसीज की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, मुस्लिमों से थोड़ा अलग होती हुई दिख रही है, या फिर उनके लिए आवाज़ उतनी बुलंद नहीं है? नहीं, सबके लिए आवाज़ उठा रही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी जात, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं करती। ये बात पूरे देश को समझना चाहिए, देश माने भी। हम हाशिए पर मौजूद लोगों की राजनीति करते हैं, और ये बिल तो कांग्रेस पार्टी का ही लाया हुआ है, 2010 से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और अगर उसी फॉर्मेट में भारतीय जनता पार्टी लेकर के आती कोटा दे करके, तो मुझे लग रहा है कि बहस की भी जरूरत नहीं थी। जिस तरह सोनिया जी ने कहा कि ये तो हमारा अपना है, सबसे पहले राजीव गांधी जी ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को राजनीति में एक तरह से उनका पदार्पण कराया, उन्हें राजनीति में लेके आया, उनके लिए दरवाजे खोले, तो उसकी क्रेडिट दीजिए और लागू करिए। ओबीसी से क्या दिक्कत है? क्या ओबीसी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी? क्या प्रधानमंत्री जी का मुस्लिम बहनों का प्रेम ढकोसला है, दिखावा है? अगर नहीं है तो दीजिए, आरक्षण दीजिए, लाइए उनको लोकसभा में, विधानसभा में, उनके लिए दरवाजे खोलिए। इमरान भाई, मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ, मुस्लिम युवा लिखते हैं लगातार, उनकी एक पीड़ा है मुस्लिम युवाओं की कि जब भाजपा हमलावर रही पिछले 2-3 दशकों में, खास करके राम मंदिर आंदोलन जो उसने अयोध्या में चलाया, उसके बाद तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अब चूंकि मैं समाजवादी पार्टी का सवाल आपसे नहीं ले सकता हूं, तो कांग्रेस का सवाल लेता हूं कि कांग्रेस जैसे दल मुस्लिमों के मुद्दे पर बिल्कुल खामोश हो गए, या यूँ कह लीजिए कि जो ही मुस्लिमों का मामला आया तो वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए कि भैया हमारे ऊपर ये टैग ना लग जाए कि ये मुस्लिमों की हितैषी पार्टी है। क्या इस टैग में क्या गड़बड़ है कि अगर आप मुस्लिमों के हितैषी हैं, इस टैग से कांग्रेस को क्या डर है? क्यों कांग्रेस को टेम्पल रन करना पड़ जाता है ये दिखाने के लिए कि वो नहीं भाई, हम मुस्लिमों की पार्टी नहीं, हम हिंदुओं की भी पार्टी हैं? ये बहुत कालांतर से भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव गढ़ा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी। ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन कांग्रेस हमेशा कहती रही कि हम सबकी पार्टी हैं, हम सबके लिए काम करते हैं। जो भी जरूरतमंद है, जरूरतमंद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसको पाना चाहिए जो अधिकार, हम उसको देने की कोशिश करेंगे। जो संविधान का प्रियम्बल है, जो पूरा संविधान है, वो जिस चीज की वकालत करता है, हम उसकी पार्टी हैं, और उसमें सब हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मजहबों के। तो ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों से दामन बचा रही है, ऐसे वक्त में इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजती है कांग्रेस पार्टी, तो मैं तो ये मानूंगा ना कि, और पूरा देश ये मानेगा। अगर आज मोहब्बत का नारा लेकर के राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? नो डाउट इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान है, दलित है, पिछड़े हैं, सदियों से वो मतलब एक व्यवस्था है, वो शिकार बनाती रही है। ऐसे में अगर मोहब्बत की बात राहुल गांधी कर रहे हैं तो उसे बृहद पैमाने पे देखिए ना। वो अगर युवाओं ने किसी एक विषय पे लिखा कि नहीं, यहां पे राहुल गांधी जी नहीं पहुंच पाए, तो बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, जाहिर सी बात है उनकी व्यस्तताएं हैं। अगर वो नहीं पहुंच रहे हैं तो वहां लोकल टीम काम कर रही है, लोगों की मदद हो रही है, लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं कि लोग खड़े नहीं,
बाकी बहुत सारी आईडी ऐसी भी हैं जो वो भारतीय जनता पार्टी के जरिए ही नैरेटिव बनता है, आईडी पे मुस्लिम युवाओं का नाम होता है। ऐसे मैं तथ्य आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन एक बीजेपी बड़ी इसको अपनी वाहवाही में लेती है कि हमने वो जालीदार टोपी पहनना बंद करा दिया नेताओं का, कि वो ईद की में ईदी करते थे और ईद के कार्यक्रम करते थे, वो हमने बंद करा दिए। हमने भी देखा है कि वैसी तस्वीरें आनी कम हो गई हैं नेताओं की। क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी अपने इस अभियान में तो कम से कम सफल रही है? देखिए, हमने ऐसी टोपियां पहने हुए ऐसी तमाम तस्वीरें राजनाथ सिंह जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं की हमने देखी है। भाजपा कहती कुछ है, नैरेटिव कुछ बनाती है। टोपियों से दिक्कत क्या है? कोई टोपी पहने, कोई टोपी पहने, कोई गमछा रखे, कोई तिलक लगाए, कोई वजू करे, कोई भजन गाए, दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्यों ही, अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है आधिकारिक तौर पर, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान में विश्वास नहीं रखती, जहां सबको अपना धर्म मानने का और किसी सबको दूसरे धर्म का आदर करने का कहा गया है, मैंडेटरी किया गया है। तो भाजपा अगर ये नैरेटिव बनाती है तो फिर तो वही बात आएगी कि सबका साथ सबका विकास का क्या हुआ। आप जालीदार टोपी पहने हुए विदेश से आए हुए मोहम्मद बिन सलमान को तो ऐसी गलबहियां करेंगे कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं, ऐसा लगेगा कि दो बिछड़े हुए भाई हों। लेकिन यहां झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के सुदूर अंचलों में बैठे हुए किसी सलमान नाम के मुसलमान से आपको चिढ़ क्यों होती है? ये सवाल तो मेरा भाजपा से है। आप ही की पार्टी की सरकार जो है राजस्थान में सत्ता में है, वहाँ पे नासिर जुनैद हत्याकांड होता है, और नासिर जुनैद हत्याकांड में आज तक उनके परिवार वालों को कांग्रेस की तरफ से मुआवजा नहीं मिलता है। और इसी हफ्ते आपकी मंत्री हैं जाहिदा चौधरी, वहाँ पर उनका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और उनका वो मिलने वहाँ पर गई तो उनको मिलने भी नहीं दिया गया। इसी के सवाल को जोड़ते हुए कहूँगा, राजस्थान में तमाम समाज जो हैं आजकल सम्मेलन कर रहे हैं। जयपुर में ख़ास तौर से वो सम्मेलन होते हैं। मुसलमानों ने भी सम्मेलन किया और मुस्लिमों के उस सम्मेलन में उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भी बुलाया। कोई भी प्रतिनिधि नहीं वहाँ पहुँचा जिसके खिलाफ वहाँ पे रोष देखने को मिला। तो इस नाते आप कांग्रेस को वहाँ कैसे, जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ज़रूरतमंदों की पार्टी और आपने कहा कि मुस्लिम आज दबा कुचला है, तो मुस्लिमों का कितना साथ कांग्रेस वहाँ दे रही है? सबसे पहली बात तो वही झूठा नैरेटिव, वही झूठ जो जिसकी सच्चाई मैं आपको बताने चल रहा हूँ, वही आप तक भी पहुँचा है नासिर जुनैद के मामले में। नासिर जुनैद के घर मैं खुद गया हूँ। मैं इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा का सांसद, अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष, खुद नासिर जुनैद के घर गया हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा बैठा हूँ। उनके बच्चों को अपने सीने से लगा करके दुलार किया है, उस परिवार से मिला हूँ। और सिर्फ यही नहीं किया, मैंने मुख्यमंत्री जी से, अशोक गहलोत जी से व्यक्तिगत तौर पर बात की। उसके 3 दिन बाद वहाँ रायपुर में सम्मेलन था, मैंने मंच पर उनसे बात की और खुद मुख्यमंत्री भी गए। तो पहली बात, जिसने भी ये एक झूठ फैलाया जा रहा है, उसके पीछे एक टीम काम करती है। मैं उसको समझता हूं, जानता हूं कौन है उसके पीछे, लेकिन मैं ये पूरी तरह से झूठ है। मुख्यमंत्री जी गए और उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया, और उन्होंने वो ऐलान इस रूप में किया कि जितने भी बच्चे हैं नासिर और जुनैद के परिवार में, एक एक बच्चे की 4-4 लाख रुपए की, 5-5 लाख रुपए की FD और मतलब एक धनराशि जो एक बड़ी धनराशि है, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया। वहां के निगम में नौकरी देने का ऐलान करके आए, मुख्यमंत्री दे करके आए। वो प्रक्रिया पूरी हो रही है। तो ये शुद्ध रूप से झूठ है जो फैलाया गया है। मैं लगातार उन परिवारों के संपर्क में भी हूं, उन परिवारों से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में भी हूं। तो ये शुद्ध रूप से झूठ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी लोकल विधायक से, लोकल मंत्री से, स्थानीय लोगों को कोई शिकायत है और आपको विरोध की खबरें आ रही हैं, तो जरूरी नहीं कि वो खबर जो है ना उसकी नाकामियों की वजह से भी, और राजनीतिक भी हो सकती है। विरोध किसने किया उसका नाम पता करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि विरोध क्यों हुआ और उसकी खबर क्यों फैलाई गई। आज तो यह है कि 100 आदमी किसी दूसरे राजनीतिक दल के खड़े हुए, उन्होंने हो किया, एक झंडा लहराया, उसका खुद ही वीडियो बनाया और फैल गया, तो लगा आपको कि बहुत बड़ा विरोध हो गया। जब मैं गया था तो जाहिदा जी के पति भी मेरे साथ थे उस परिवार से मिलने के लिए। तो यह शुद्ध रूप से झूठ है। रही बात सम्मेलन की, मैं फिर यह कहूंगा कि अगर वहां लोगों को बुलाया गया हो, लोकल प्रतिनिधियों को, तो लोगों को जाना चाहिए। अगर कोई नहीं गया तो शायद कोई मजबूरी रही होगी, फिर वो सम्मेलन करें, मुझे बुलाएं, मैं जाऊंगा। राजस्थान की एक वीडियो मैंने आपकी देखी, 2 बजे रात की वीडियो थी और आप एक मुशायरा करके लौट रहे थे और आपकी गाड़ी की निकलने की जगह वहाँ पर मौजूद नहीं थी।
तो जाहिर सी बात है कि आपकी क्रेडिबिलिटी और आपका वहाँ पर लोगों में कितना आपके लिए प्रेम है वो सब देखने को मिलता है। तो आप अपने आप को राजस्थान के चुनाव में कैसे देखते हैं? मैं जब राजनीति में नहीं था, पहलू खान का आपको याद होगा, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनकी लिंचिंग हुई। उनकी 85 साल की दोनों आंख की नाबीना अंधी माँ, उस परिवार से मिलने के लिए मैं 3 बार गया हूँ। मैं ईद पर उनके लिए सेवैयाँ, कपड़े, पैसे लेकर के जाता रहा हूँ। मैंने उनकी आर्थिक तौर पे मदद कराई। राजस्थान में रकबर की लिंचिंग हुई, मैं यहाँ तक पे पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने उनके लिए घर बनवा करके दिया। मोहम्मद उमर के परिवार में लिंचिंग हुई, मैंने उस परिवार की आर्थिक तौर पर मदद की। राजस्थान के तमाम अनगिनत ऐसे इस तरह के मामले थे। मैंने जहाँ पर राजनीति में बिना रहते हुए, जब मैं सिर्फ शायरी कर रहा था, तब मैं लोगों के परिवारों के साथ, जुनैद जो बल्लभगढ़ में लड़का मारा गया, वो हरियाणा राजस्थान के बीच का, लेकिन वो मेवात इलाका ही है, दोनों तरफ वो हादसा जो है वो लोगों के जहन में था। मैं उस परिवार से लगातार मिलता रहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बताते नहीं हैं, अब बताना मुनासिब भी नहीं होता अगर आप किसी परिवार की मदद कर रहे हैं। राजस्थान के लोग प्यार करते हैं। आपने एक विजुअल देखा, वो सिर्फ राजस्थान का विजुअल नहीं है, देश में कहीं भी जाता हूँ लोग प्यार करते हैं। वो पता नहीं राजनीति से पहले का प्यार है, वो मेरी शायरी की वजह से प्यार करते हैं। राजनीति में आया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं जाहिर सी बात है चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा, प्रचार में जाऊंगा, संगठन की जिम्मेदारी है तो संगठन के स्तर पे भी जाऊंगा। और राजस्थान में पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस देश में जितनी सरकारें चल रही हैं, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं वो अपने आप में अनूठी हैं, अलग हैं, और उस मॉडल को पूरे देश में अपनाए जाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध है कि राजस्थान मॉडल को अगर वो गुजरात में लागू कर सकें तो गुजरात का थोड़ा बहुत विकास हो जाएगा। और फिर दोबारा पलट के राजस्थान में सरकार आ रही है कांग्रेस पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं। हाईकमान ने आप पर भरोसा किया, आपको राज्यसभा भेजा। अगर हम यूपी की यहाँ पर बात करते हैं तो यूपी के जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं, आप खुद यूपी से हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके यूपी के होने से पार्टी को इसका फायदा होगा, जिस तरह से कर्नाटक में हमने देखा? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? इसका फैसला जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति जो सिस्टम में और संगठन में काम कर रहा है उसके होने पे कहीं ना कहीं फायदा होता है, वो कोई छोटा सा कार्यकर्ता हो या कोई सांसद हो। अब जाहिर सी बात है मुझसे भी जितना फायदा बन पड़ेगा मैं पार्टी को फायदा पहुंचाऊंगा। अब मेरे हिस्से की जो भूमिका तय होगी मैं उसे निभाऊंगा, निभा रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश मेरा गृह राज्य है तो वहां और थोड़ी मेहनत करूंगा। आप इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के अगर लीडर की हम बात करें नेशनल लेवल पर, तो किससे मानते हैं जिसकी एक्सेप्टेंस सभी को हो? नहीं, मेरा अपना मानना है कि हिंदू लीडर, मुस्लिम लीडर, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए राजनीति में। क्यों हो? कोई सिर्फ हिंदू लीडर क्यों है, कोई सिर्फ मुस्लिम लीडर क्यों नहीं है? इमरान प्रतापगढ़ी सबके नेता हैं। अगर मैं सांसद हूं तो महाराष्ट्र की पूरी जनता की नुमाइंदगी कर रहा हूं ना, मैं सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी थोड़ी कर रहा हूं। मैं अल्पसंख्यक विभाग का, एक तो सबसे पहली बात नैरेटिव ऐसा बना, अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान नहीं भैया। अल्पसंख्यक 6 कम्युनिटीज हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं। अगर आप यूसीसी लाओगे तो मुसलमान को ठीक कर देंगे? नहीं भैया, सबसे ज्यादा प्रभावित आदिवासी होगा। दरअसल इस देश में भाजपा बंदूक मुसलमानों के कंधे पे रखती है, निशाना कहीं और लगाती है। मैं उसके इस खेल को समझता हूं। वही है ना कि इलाहाबाद से आए हैं तो इस खेल को समझते हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी समझा देती है आपको। तो हम उस नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनते हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी सबके नेता हैं, सोनिया जी सबकी नेता हैं, खड़गे जी सिर्फ दलितों के नेता नहीं है। वो जब खड़े होकर के बोलते हैं तो वो सबके नेता की तरह दिखाई देते हैं। इसी तरह मेरा अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी भी सबके नेता दिखें, सिर्फ भाषणों में नहीं, कार्यान्वित करने में भी। सिर्फ नारा मत लगाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सबका साथ सबका विकास, बल्कि उसे क्रियान्वित भी करेंगे तो उन्हें हर व्यक्ति अपना प्रधानमंत्री मानेगा और उनसे जाहिर सी बात है कि सवाल पूछना कम कर देगा। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी आप अगर देखें तो ऐसा क्या हो गया जो इमरजेंसी के दौर में भी कांग्रेस ने इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया था जो अभी कर रहे हैं, जो अभी पिछले कुछ चुनावों में हुआ? तो आपको ऐसा नहीं लगता जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयारी करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई? देखिए, जाहिर सी बात है कमियां थी तभी हम सत्ता से बाहर हुए उत्तर प्रदेश में, कमियां थी तभी हम पिछले 30 साल से सत्ता में नहीं हैं। उन कमियों को सुधारने के अलग अलग स्तर पे प्रयास हुए, कम सफलता मिली, आंशिक सफलता मिली, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी मैं ये बात कह सकता हूँ, जो पहला आपका है कि लोगों तक पहुँच नहीं है, रसाई नहीं है, वो पार्टी आला कमान ने शायद इस बात को महसूस किया और यही वजह है कि राहुल गांधी, मैंने कहा ना कि
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो कोई भी मिल नहीं रहा था ना, जब जो चाह रहा था वो मिला। भाई प्रधानमंत्री जी कहते थे कि राहुल गांधी शहजादे हैं, राजकुमार हैं। अब तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहता हूं कि वो राजकुमार जिसको आप राजकुमार का टैग देते थे, शहजादा कहते थे, वह इस देश की सड़कों पर 4000 किलोमीटर धूल फांकता रहा। एक आम भारतीय और एक आम मुसलमान में क्या अंतर पाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी? देखिए, भावनात्मक स्तर पे मैं ये इस सवाल का जवाब राजनीतिक से ज्यादा भावनात्मक स्तर पे देना चाहूंगा। बिल्कुल, आप दीजिए। पिछले कुछ सालों में जो माहौल बना है, एक मुसलमान भी भारतीय है, आम भारतीय है, लेकिन उसको जिस तरह से फ्रेम किया जा रहा है, क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रेन में आरपीएफ का एक जवान ढूंढ ढूंढ करके, चिन्हित करके, कपड़े देख करके, नाम देख करके गोली मारता है, और इस देश का रेल मंत्री एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझता, देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलना नहीं चाहता, तो इस घटना से ट्रेन में सफर करने वाले हजारों लाखों मुसलमानों की मना स्थिति पे क्या असर पड़ा होगा? मुझे प्रधानमंत्री जी से बहुत भावुकता के साथ ये बात कहनी, ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े। आप कभी सोचते हैं कि इस देश का मुसलमान क्या सोचता होगा? जब आप हर दिन उससे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं तो वो क्या सोचता होगा? कभी आप सोचते हैं कि वो मोहम्मद सिराज जो 6 विकेट लेकर के जीत दिलाता है, उसके बारे में भी उस दिन भी किस तरह के मीम्स बना करके सोशल मीडिया पे कुछ लोग शेयर करते हैं? तो आम मुसलमान जो क्रिकेट खेल करके इस देश का नाम रोशन करके जिताने के सपने देखता है, वो क्या सोचता होगा? वो क्या सोचता होगा जब लिंचिंग में मार दिए गए लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो उसके मन पे क्या गुजरती होगी? उसका व्यवस्था से किस तरह से विश्वास उठता होगा? यही सोचता है। मैं इस देश का एक आम मुसलमान हूं। मैंने कहा ना, मैं किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुआ, किसी राजनीतिक परिवार में पैदा नहीं हुआ, एक आम किसान आप कह सकते हैं। मैं उस परिवार से पैदा हुआ, बहुत ज़मीनी तौर पर खेती की है मैंने, किसानी की है मैंने, खेतों में सिंचाई की है मैंने सब कुछ किया है, फसलें बोई हैं। मैं वो वाला नहीं हूं कि मैं फसलों में अंतर न कर पाऊं, मैं सारा कुछ कर लेता हूं। मैं उस तरह का एक भारतीय आम मुसलमान हूं। मैं इस देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की, आप समंदर में उठा के तो फेंक नहीं देंगे। जो हर दिन आप नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे, वो भी आप कर नहीं पाओगे, कोई नहीं कर सकता। तो आप एक पूरी आबादी को वो स्पेस क्यों नहीं देते? अगर किसी एक मुसलमान ने किसी एक पार्क में या किसी सार्वजनिक जगह पर, इलाहाबाद में एक अस्पताल में एक महिला अपने परिवार के एक मरीज को लेकर भर्ती रहती है, और वो मरीज एडमिट है, बेड पर है, और वो उसकी दुआ के लिए अगर बगल में कहीं दूर बैठ के नमाज पढ़ती है, और इस पे अगर एफआईआर होने की खबर आएगी, तो आप बताइए कि अस्पतालों में अपने मरीजों के लिए दुआ करने वाले हजारों लाखों लोगों पे क्या असर पड़ेगा? मेरा मतलब इस देश से बहुत भावुकता से मैं ये बात मैं कहना चाहता हूं। मैंने नज़में कही हैं इस पे, मैं यही बातें जब कहता हूं तभी कहते हैं कि नहीं इमरान तो कम्युनल शायर है। मैं बहुत भावुकता से बात कहता हूं जब मैं कहता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। तो इसको आप महसूस करिए ना, इस पीड़ा को। जब मैं एक नज्म कहता हूं कि मां हम भी तेरे बेटे हैं, सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है, पुरखे हम सबके खाक में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, मां हम भी तेरे बेटे हैं। तो आप इस पीड़ा को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं? चूंकि आपको वोट मिल रहा है, चूंकि आप ध्रुवीकरण कर पा रहे हैं, तो आप एक पूरी आबादी को नैरेटिव बना करके आप उसे डराना चाहते हैं। हल्द्वानी में मैंने कहा ना, सवाल भी है ना, 50,000 मुसलमानों को उजाड़ने की बात की गई। क्या बुलडोजर जब पहुंचता है किसी के घर पे, तो जाहिर सी बात है गुनाह किसी और ने किया, घर किसी और के नाम है। क्या कानून कहता है कि अगर बेटे ने गुनाह किया है, घर उसके नाम नहीं है, पिता बेचारा बूढ़ा है, कमजोर है, आप उसको बेघर कर दोगे, उजाड़ दोगे आप? ये चीजें कहीं ना कहीं आप एक समाज की भावनाओं को नहीं कुचल रहे हैं, आप संविधान को कुचल रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार को यह सोचना चाहिए। सरकारें आती जाती हैं, समाज यहीं रह जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में, जिनके मन में आपने नफरतें भरी थी, धीरे धीरे उनको कई साल बीत गया तो उन्हें रियलाइज हो रहा है। और राहुल जी एक बात कहते हैं ना, उन्होंने लाल किले पे जब यात्रा पहुंची थी तो लाल किले के सामने खड़े होकर बात कही थी ना कि जेब कतरे को जब जेब काटनी होती है तो पहले वो आपका ध्यान हटाता है और उसके बाद आपकी जेब काट लेता है।
तो दरअसल मुसलमान नाम सामने रख करके आपका कब वोट चुपके से जो है ना वो ईवीएम में डलवा लिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि ये सबका देश है, सबने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, हमसे अगर मेरे जैसे व्यक्ति से भी बहुत बार सवाल होते हैं, हम ट्रेनों में मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मिल रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग जो मिलते हैं कहते हैं कि भाई डर लगता है ट्रेनों में सफ़र करते हुए। मैं सांसद हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मैं ऐसे लोग बताऊंगा आपको जो ये कहते हैं कि हाँ उस गोली कांड के बाद हमें डर लग रहा है, क्योंकि गोली कांड हो जाना या कोई एक हादसा हो जाना, कोई ठीक है वो अगर घटनाक्रम था तो फिर सब चुप है, बोल कोई क्यों नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी शांति की अपील कब करेंगे? अगर किसी शहर में दंगा होता है तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलते क्यों नहीं, जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? मणिपुर 4 महीने हो गए जलने को, कोई नहीं बोलेगा। अगर ये सब कुछ होगा तो जाहिर सी बात है एक आम भारतीय जो मुसलमान भी है उसके मन पे कहीं ना कहीं एक लकीर पड़ती है और वो गलत है। मुझे लगता है कि संविधान के लिए, मानवता के लिए ये फर्क और ये दूरी खत्म करिए। तो सवाल है कि आप उनको वॉलंटरी छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये वाला मंच बहुत सिक्योर है। नहीं, अच्छी बातचीत हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले, धूल फांकी, और उसके बाद उन्होंने एक अपना नैरेटिव जो परसेप्शन जो बना था, बाकायदा उन्होंने भी कहा कि जो हज़ारों करोड़ रुपए से आपने इमेज बनाई थी वो सब बेकार हो गई। आपको समझ में आ गया कि असली राहुल गांधी कौन है, मैंने उस राहुल गांधी को मार दिया। लेकिन जब इंडिया अलायंस में होते हैं और उदयनिधि स्टालिन जब बयान देते हैं हिंदू धर्म के लिए, तो वो एक बड़ा डेंट नहीं होता है? कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल बयान है, स्टैंड है, वो ये है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, जो संविधान भी कहता है। अगर उस अलायंस के किसी व्यक्ति ने कहीं किसी सेमिनार में, किसी कार्यक्रम में कोई बात कही तो वो उसका व्यक्तिगत मत है, वो अलायंस का मत नहीं है, वो कांग्रेस का मत नहीं है। हम इस तरह की किसी भी बात को डिनाई करते हैं। पहली बात, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। हम इस तरह की किसी बात को ना तो मतलब उसे अपना मानते हैं और ना उसे बढ़ावा देने की कोई कोशिश करते हैं। पहली बात, मैंने कहा ना, अलायंस, भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। साउथ की राजनीति का अलग कल्चर है, वहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर अलग है। अगर आप इस पर आएँ तो मैं फिर वही एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में, इंडिया अलायंस में जीतन राम मांझी जी हैं। उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे कई बार प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। कभी मीडिया ने भाजपा से यह सवाल पूछा कि आपकी विचारधारा तो एकदम एक्सट्रीम पर जाकर के इन चीजों की वकालत करती है, तो फिर जीतन राम मांझी आपके अलायंस में क्यों हैं? नरेश अग्रवाल आपके साथ क्यों हैं? कोई जवाब नहीं होगा। तो दरअसल राजनीति में भाजपा फिर वहां कहेगी कि भाई सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो मैं भी यही बात कहूंगा कि उस अलायंस से, उस बात से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है वो आज की नहीं है, आप भी जानते हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा गिनाया जाता है वो ये है कि भाई साहब की जो खर्चा है देश में वो कम हो जाएगा और हर बार जो चुनावी मोड में देश रहता है उससे बच जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसके जवाब में मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जब इंडिया अलायंस की बैठक चल रही थी तो 2-3 चीजें उछाली गई। पहला ये कि वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा ये कि अब इंडिया भारत की एक बहस खड़ी कर दो, जबकि संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो ये 2 चीजें खड़ी की गई और हम सबको विश्वास था कि संसद का आपातकालीन सत्र बुलाया गया है तो ये सब चीजें हम सबके सामने आएंगी। 2 दिन गुजर चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक इवेंट हुआ, प्रधानमंत्री जी के जरिए फोटो सेशन हुआ, फिर महिला बिल लाया गया जो कि कांग्रेस पहले से ला चुकी थी। तो जो इवेंट हुआ उस इवेंट में ये दोनों चीजें नहीं थी। अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता हूं। मैंने कहा ना, भारत बहुत विविधताओं का देश है। आप वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो क्यों कराना चाहते हैं, उसके पीछे की थियरी क्या है? दरअसल भाजपा जानती है कि जो ये 4 राज्यों के चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और सुपड़ा साफ होने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका असर लोकसभा चुनावों पे बहुत गहरा और बुरा पड़ेगा। तो इसलिए एक थियरी लाके खड़ा कर दो, वन नेशन वन इलेक्शन। मुझे लगता है फिलहाल कमेटी भले बन गई है, यह शिगुफा है, उसी तरह जिस तरह बिल भले आ गया है, लेकिन अभी इसे कई साल लटकाया जाएगा। भाजपा इसे सिर्फ चुनावी कैंपेन बनाएगी। मैं देश को कहना चाहता हूं, इस बिल को लाने में भाजपा की मंशा साफ नहीं है।
बिल को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। पूरा विपक्ष चीख चिल्ला के कह रहा है आज से लागू करिए ये चीजें, कोटा दीजिए, ओबीसी को, एससी एसटी को आरक्षण दीजिए। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने वाले, वकालत करने वाले प्रधानमंत्री जी, मुस्लिम बहनों को भी आरक्षण दीजिए, लागू करिए। और वन नेशन वन इलेक्शन की थियरी अगर आप लागू करना चाहते हैं तो जो भाजपा शासित राज्य हैं, क्या आप वहां भी पहले चुनाव करा देंगे? यह शिगुफा है। भाजपा इसे लागू नहीं करने जा रही है। भाजपा ध्यान भटकाने के लिए इंडिया का नाम बदल दो, कितना नैरेटिव बनाया गया। तो अगर इंडिया का नाम बदलना है तो क्या आप नोट पर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हटा देंगे? तो क्या देश दूसरी नोटबंदी के लिए तैयार रहे? मेरा प्रधानमंत्री जी से सवाल है। लेकिन अगर आपका ये सवाल है तो लोग ये कह रहे हैं कि नाम बदलने में तो एक्सपर्ट हैं, इसमें ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है कि नाम बदला ना जाए। आपने मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, प्रधानमंत्री जी मतलब क्या कुछ नहीं इंडिया के नाम से आपने कार्यक्रम शुरू किए, योजनाएं शुरू की। अब एक बार की आपको इंडिया शब्द, मेरा तो मतलब क्यों, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस ने अपना नाम जो है इंडिया रख लिया। क्यों? क्योंकि आपसे राष्ट्रवाद का जो मुद्दा था वो छिन गया। ये राष्ट्रवाद का मुद्दा ही तो है जो उनके हिस्से जाएगा। कहां से जाएगा? आप भारत की जनता को, आपको लगता है कि आप एक चीज परिवर्तित कर देंगे और भारत की जनता को आप मतलब हर बार मूर्ख बना लेंगे? कैसे जाएगा? इंडिया शब्द, इंडिया दैट इज भारत, भारत और इंडिया में फर्क क्या है? और हम तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, हमने तो भारत जोड़ो यात्रा की है, हमने भेल बनाया है। आप भी उधर ही आ गए। नहीं, हमने हिंदुस्तान के नाम से भी चीजें बनाई हैं, हमने भारत के नाम से भी चीजें बनाई, हमने इंडिया के नाम से भी चीजें बनाई। आप एम्स में से इंडिया हटा दोगे, इसरो में से इंडिया हटा दोगे, आईआईएम से इंडिया हटा दोगे, आईआईटी से इंडिया हटा दोगे, कहां कहां से इंडिया हटा दोगे? हमें पता है आप वो कर नहीं सकते। आप शिगुफा उछालोगे, एक अलग तरह की बहस खड़ी करोगे। फिर वही सवाल है कि लोग आपसे मुद्दों पे बात ना करें। आपकी अगर देखिए, प्रधानमंत्री जब एक स्टेट का चुनाव हारते हैं ना, कर्नाटक चुनाव हारेंगे, तो यहां लोगों से संवाद नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो या तो ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा या फिर किसी और देश में जाएंगे और वहां फिर मोदी मोदी के नारे लगवाएंगे और फिर यहां बताया जाएगा कि ग्लोबल इमेज। तो कहां से कौन सी चीज को हिट किया जाता है? हमें भी पता है कि हमें कविता सुनानी है मंच पर, तो हमें पहले उसके लिए कौन सी भूमिका तैयार करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी भूमिका तैयार करने में कवियों जैसे ही हैं। क्योंकि मैं कवि हूं तो इस बात को समझ पाता हूं। फिलहाल ये शिगुफा है और इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। बहुत चर्चा है, पिछले दिनों एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि प्रियंका गांधी जी की मुलाकात जो है वो मायावती जैसी हुई। इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कौन आ रहा है? मायावती जी आ रही हैं कि नहीं आ रही? देखिए, हमारा प्रयास रहेगा कि इंडिया अलायंस से समान विचारधारा का कोई भी दल अछूता ना रहे। हम उसके लिए सारे प्रयास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अंततोगत्वा सबको लोकतंत्र बचाने के लिए और वो संविधान जिसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने खून पसीने से लिखा है, उसे बचाने के लिए अंततोगत्वा जिसका भी उस पर विश्वास होगा उसे एक साथ आना पड़ेगा। और अच्छा लगेगा, मायावती जी भी साथ आएंगी तो और मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस है, अभी जब तक आप लोग नहीं थे उस कांग्रेस में, खतौली का चुनाव हुआ, उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ नजर आए। अब इंडिया गठबंधन में आप हैं, उनको एक बार भी अप्रोच नहीं किया गया। कल हमारे जब तक समूह ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि उन जैसे नौजवान की भी जगह है इंडिया गठबंधन में? क्या कांग्रेस पार्टी उनको अप्रोच करेगी? देखिए, इंडिया अलायंस का दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे इंडिया अलायंस का दिल बहुत बड़ा है। और अभी गंगा जी में बहुत पानी बहेगा। अभी इंडिया अलायंस का दायरा बड़ा होगा। अभी कल ही आपने खबर पड़ी होगी कि AIDMK ने NDA से अपना अलायंस तोड़ने की बात की है। तो उधर कुनबा छोटा होगा, इधर कुनबा बढ़ता जाएगा। हमारा दिल बहुत बड़ा है। हम संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए अंतिम प्रयास तक करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें सबकी जगह बनती है। जब दिल बड़ा होता है तो सबकी जगह बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश में अजय राय जी। बड़ा भौकाल टाइट है उनका, 250-300 गाड़ियों काफिला लेकर चलते हैं, ऐलान भी खूब करते हैं। एक ऐलान किया है कि बनारस में प्रियंका गांधी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी, लड़ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अगर ऐलान किया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें गंभीरता है और गंभीर बातों का ही ऐलान करेंगे। और भौकाल से चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिना भौकाल के चलेंगे तो आपको देखेगा कौन? मतलब भौकाल बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, खरगे जी लड़ रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश से? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, कौन नहीं चाहेगा कि वो आए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ें।
राहुल जी को अलग अलग राज्यों के बहुत सारे लोग कहते हैं आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ें। प्रियंका जी से भी ये कहा जाता है। खरगे जी उत्तर प्रदेश आए, स्वागत है, उन्हें जिता करके हम लोग लोकसभा पहुंचाएंगे, काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। लेकिन वो अध्यक्ष हैं, फैसला उन्हीं को लेना है। कुछ लोगों को खुद ही फैसला लेना, भाई मुझे जैसे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसका फैसला पार्टी करेगी। लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनको खुद फैसला लेना है। हालांकि प्रियंका जी भी ये बात कहते हैं कि पार्टी जो फैसला करेगी वो मैं निभाऊंगी, लेकिन उसमें उनकी मर्जी भी शामिल रहेगी। तो अच्छा है कि अगर हमारे इतने बड़े चेहरे चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव रोचक होगा, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलेगा, ताकत मिलेगी और उत्तर प्रदेश में मजा आएगा थोड़ा सा चुनावी रंग का। तो अच्छा रहेगा अगर आते हैं तो। अध्यक्ष जी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात। सोशल मीडिया के सवाल पर आते हैं और अभिनव ने पूछा है कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी जी की कुमार विश्वास से कभी मुलाकात होती है? नहीं, कभी नहीं, मतलब खूब मुलाकात रही, हमने खूब यात्राएं साथ की हैं, बहुत सारे कवि सम्मेलन साथ पढ़े हैं, मतलब खूब, 2-4 नहीं, हमने 20, 25, 30, 40 कवि सम्मेलन साथ पढ़े होंगे। और कुमार भाई बड़े भाई की तरह हैं, उनका सम्मान है। उनकी जब वो राजनीति में थे तो वो अलग पार्टी में थे, मैं आया तो अलग पार्टी में आया, तो हो सकता है राजनीतिक या कभी कभी वैचारिक रूप से हम बहुत सारी चीज़ों में अलग दिखते हो। आदि पुरुष कृति करी है अभी मनोज मुंतशिर ने, उस पर इमरान प्रतापगढ़ी का क्या कहना है? मनोज जी का जो तखल्लुस है, उन्होंने उस तखल्लुस को जीवंत किया है उसमें, बस इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ। कच्चा बोला है आपने? पक्का बोला है, मनोज जी समझ लेंगे जो मैंने बोला। जनता भी समझनी चाहिए दरअसल। देखिए, मेरा मानना है, मैं अवध क्षेत्र का हूँ, मतलब जहाँ असली वाली अवधि बोली जाती है, प्रतापगढ़ का हूँ। वो इलाहाबाद से शुरू होती है, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, जो अब अयोध्या है, आप आगे जाएंगे लखनऊ, सीतापुर, इधर रायबरेली, ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये असल में अवधि का क्षेत्र है। रामचरितमानस लोगों के जहन में है। हमने बचपन से, मतलब पाठ्यक्रम के अलावा भी रामचरितमानस के घरों, लोगों के घरों में पाठ होते हैं, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमको वो चौपाइयाँ दोहें याद हैं। हम उन रामचरितमानस के अनुरूप जो है वो किरदार गढ़ते हैं। आदि पुरुष की इतनी मतलब सोशल मीडिया पे उसकी समीक्षाएं ऐसी थीं कि देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं, मतलब फिल्में वैसे भी कम देख पाता हूं, लेकिन ऐसी ऐसी समीक्षाएं थीं कि उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई देखने की। अच्छा, मैं इस मामले में एक बहुत रोचक बात कहता हूं, बिल्कुल शायर की तरह, कि आदि पुरुष जैसी, मतलब जो फिल्म वो बनी और इतने बड़े किरदारों के साथ जो मतलब एक तरह से छेड़छाड़ की गई, इतने महान किरदारों के साथ जो हल्कापन किया गया, उसके जिम्मेदार सिर्फ मनोज मुंतशिर नहीं थे। मैं मतलब एक बड़ी बात कह रहा हूं, उसके जिम्मेदार निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, सब होते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे आगे कूद के खड़े होते हैं ना, तो फिर नाराजगी भी आप ही को झेलनी पड़ती। आज निर्माता निर्देशक का नाम किसी को नहीं पता है, मतलब सबके हिस्से की गालियां कहां पहुंची, क्योंकि सबके हिस्से की दुआएं भी आप ले जाना चाहते थे, क्रेडिट भी आप ही ले जाना चाहते थे। तो ये चूक हुई मनोज भाई से। कवि हैं, शायर हैं, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि कम से कम वो पात्र जो लोगों के मना स्थितियों में रचे बसे हैं, उन पात्रों के साथ कभी इस तरह का हल्कापन मत करिएगा। और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक अपनी थोड़ी सी गरिमा तो आपके अंदर रहनी चाहिए, बचाइए उसे। ऐसे किरदारों के साथ कभी आपको फिल्मी नहीं होना चाहिए था, वो किरदार लोगों के लिए श्रद्धा का विषय है। अर्जुन यादव ने कहा है कि अब सवाल नहीं, शायरी। दरअसल शायरी के तौर पे बहुत कुछ सुनाने को होता है और बहुत सारी चीज़ें आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं कुछ स्पेसिफिक क्या सुनाऊं, लेकिन 4 पंक्ति सुना दे रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे ज़रूर प्रसारित करेंगे, काटेंगे नहीं। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। जब जब मैं संसद में बैठता हूं और सामने उधर प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कहूं कि आप थोड़ा मौका दीजिए। हालांकि सदन तो बिल्कुल म्यूट सा ही है, अभी ये विशेष सत्र है तो थोड़ा बोल पा रहे हैं हम लोग। मैंने मणिपुर पर कविता लिखी, कई बार बोलने का प्रयास किया तो बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर संजय सिंह भाई सस्पेंड हुए तो फिर मैंने वहाँ बैठ के कविता सुनाई जो पूरे देश ने सुनी। और फिर एक दिन वो होता है कि आप
स्पेशल मेंशन लगाते हैं। सांसदों को एक विशेषाधिकार होता है कि आप स्पेशल मेंशन में जो आप बोलना चाहते हैं वो लिख करके दीजिए तो आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो फिर मैंने 3 बार मणिपुर की कविता लिख के दी, लेकिन अलग से बुला के प्रोत्साहित किया गया और ये कहा गया कि कविता बहुत अच्छी है लेकिन इसको पढ़वा नहीं सकते। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कुछ रोज पहले संजय जी आए थे और उन्होंने खूब आंदोलन के गीत सुनाए यहाँ पर। हाँ नहीं, मतलब हम सब बेसिकली हम कविता में आंदोलन कर रहे थे, वो जो समाज सेवा कर रहे थे उसमें आंदोलन कर रहे थे। तो मैं वो सुनाता हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और अब परिहास के मूड में मैंने वो जो 1-2 पंक्ति सुनाई थी ना, उसको तरन्नुम में सुना देता हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। प्रधानमंत्री जी हमेशा बड़े गर्व से कहते हैं ना कि मैंने स्टेशन पे चाय बेची, और बड़े गर्व से कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं उन्हीं पंक्तियों को अब पिरोने की कोशिश करता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। वो पिछले दिनों संसद में प्रधानमंत्री जी ने बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो खड़गे जी बड़े चुटीले व्यंग करते हैं, वो पीछे मुड़े बोले कि कोई बताना मत वरना ये उसको भी बेच देंगे, इन्होंने सिर्फ बेचना सीखा है, बनाना कुछ नहीं सीखा है। तो चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। मैं कविता में किसी का नाम जल्दी नहीं डालता हूं, प्रतीकों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन यहां तुकांत के लिए कोई नाम नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे ये नाम डालना पड़ा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और कर्नाटक का चुनाव हुआ, मैं अंत में एक कविता का एक मुखड़ा सुना देता हूं कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। और अब प्रतीकों के माध्यम से जो बात मैंने कही है इस नज्म में वो सुनिएगा। हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया, लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया, एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था, सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया, उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। ये सब चूंकि हम एक राजनीतिक बातचीत भी कर रहे थे तो इसलिए कविताएं सुना दी। बाकी मैं अक्सर कहता रहा हूँ, इलाहाबाद का बहुत जिक्र हुआ है तो अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके विदा लूंगा कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। हाँ, ये शुद्ध रूप से शायर वाली भाषा है कि चाक है जिगर फिर भी
आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। यही वो ताना बाना है जिसे हम बुनने की कोशिश कर रहे हैं। तक की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो पिछले एपिसोड भी आप लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय निकाल के उसे देखूं, और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप जल्दी से प्रसारित करें। और मुझे अच्छा लगा, आप सबके सवाल ऐसे थे कि वो बिल्कुल पत्रकारों वाले सवाल थे, तो खुशी हुई। बिल्कुल इलाहाबादी सवाल थे, कुछ भौकाल का जिक्र था, बकैती थी, सब कुछ था। तो मतलब ऐसा लगा कि हम ख्याल लोग मिले, तो मुझे अच्छा लगा। और कभी भी न्यूज़ तक आमंत्रित करेगा तो हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि आएँ, और ऐसे पत्रकार हर जगह हो जाएं तो ये बहिष्कार जैसे शब्द कहीं चलन में ही ना आए। मतलब मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।